अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी में कैसे लाइफ एंजॉय होगी, क्योंकि कराची में जो है हब्स के बादल है ना, वो जा ही नहीं रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना हब्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस दिन मैच था उस दिन भी बड़ी गर्मी थी। 5-6 बजे के टाइम आई वाज थिंकिंग कि भाई किसी तरीके से जो है वो ये गर्मी कम हो जाए, और जब हम मैच देखने के लिए बैठे हैं आउटडोर तो गर्मी जो है वो कम हो और लोगों को प्रॉब्लम कम हो। लेकिन उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ कि गर्मी उस दिन से बहुत ज़्यादा है। और इस गर्मी का क्या किया जाए कि कराची वालों को अब इस बात का इंतज़ार है कि भाई सर्दियाँ कब आएंगी। पहले कहते थे गर्मियाँ कब आएंगी, और हम लोग ऐसे ही हैं कि जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती हैं हम उससे भी बेजार हो जाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हम उससे भी बेजार हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं जी अब कब गर्मियाँ आएंगी, अब गर्मी नहीं जा रही। तो बात यही है कि जी अब सर्दियां जो हैं वो कब आएगी। लेकिन इस गर्मी में आप एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, और आपने पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना है, आपने डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि इस गर्मी में आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। ये जो जाती हुई गर्मी है ना, ये बहुत सारी बीमारियां भी दे के जाती है, जैसे कि नज़ला, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, गला ख़राब, क्योंकि उसमें यूजुअली यही हो रहा होता है कि मोस्टली लोग ठंडा गरम एसी में बैठ गए, फिर बाहर गए, फिर उसके बाद जैसे कि आपने कोई आइसक्रीम खा ली, लेकिन फिर शाम को मौसम चेंज हो गया। तो इस जाती हुई गर्मी में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस जाती हुई गर्मी में इन बातों का ख्याल रखें कि आपने अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखना है, आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक लगाएं, साथ कहीं जा रहे हैं तो पानी की बोतल लेकर जाएं, नमक चीनी का पानी बना के रखें, ORS अपने घर में रखें, क्योंकि अभी ये जो गर्मी है ना, आज भी कहा जा रहा था कि 42 हो जाएगी, लेकिन अभी ये जो गर्मी है, ये गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रंग कितने जो है अहमियत के हामिल होते हैं और कलर साइकोलॉजी क्या होती है। तो मैं सोच रही थी कि आज जो है मैंने जो ड्रेस निकाला वो भी पिंक था, और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे पिंक सी नज़र आई। तो आई थॉट कि चले जी कलर साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। पिंक कलर आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल होता है। ये पिंक कलर जो है, क्यों लोग कहते हैं कि जी अच्छा बर्थडे पार्टी है पिंक पहन लें, अच्छा आप यंग लगना चाहते हैं पिंक कलर पहन लें, अच्छा जी आप चाहते हैं कि आपकी बेबी लुक आए तो आप पिंक पहन लें, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बड़ा फैसिनेटिंग लगे, बड़ा सा आपकी जो पर्सनैलिटी है सॉफ्ट लगे, बड़ा काइंड लगें, तो आप पिंक पहन लें। आप देखते होंगे कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं, जब भी उनको यंग लुक दी जाती है, या जब भी किसी कैरेक्टर में उनको फिट इन किया जाता है, या फिर उनको कोई स्टूडेंट दिखाया जाता है, या फिर उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि हैप्पी गो लकी, तो उनको पिंक वेयर कराया जाता है। कई सारे शूट्स, समर के जितने भी शूट्स होते हैं उसमें आप देखिए कि लॉन पिंक आ जाती है, फिर उसमें जो है वो बड़े सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि वो पिंक होते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? पिंक कलर बेसिकली जो चाइनीज़ साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली ये हैप्पीनेस का कलर है, उनके अकॉर्डिंगली ये खुशबख्ती की अलामत है, उनके अकॉर्डिंगली इस कलर को बड़ा इनोसेंट भी समझा जाता है। और ओवरऑल जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो ह्यूमन साइकी है, उसके अकॉर्डिंगली जो पिंक कलर है वो सॉफ्टनेस के लिए है, फेमिनिज्म के लिए है, यानी इट्स डायरेक्टली रिलेट टू द फीमेल, यानी कहना चाहिए कि इट्स अ फीमेल कलर, क्योंकि इसको फेमिनिज्म से भी जोड़ा जाता है। आप देखते हैं कि जब भी हर साल ब्रेस्ट कैंसर का दिन होता है तो पिंक कलर से जो है उसको जाहिर किया जाता है और उसको बताया जाता है कि जी ये अवेयरनेस हमने फैलानी है। तो पिंक कलर इट्स ऑल अबाउट इनोसेंस, पिंक कलर इज़ ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, प्लेफुलनेस, एनर्जी, और इसके अलावा यंग लुक एंड यंग लुक। तो जब भी आप देखें कि किसी एक्ट्रेस को ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसमें वो स्टूडेंट बनी हुई है, बेटी बनी हुई है, या फिर वो ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है जिसमें बड़ी लाउबाली सी लड़की बनी हुई है, तो पिंक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लोग पिंक कलर को बड़ा पसंद करते हैं। जब वो दिन में जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं लाइट कलर पहने, पिंक कलर पहने। तो ये तो हो गई जी पिंक कलर की इंपॉर्टेंस। आपने भी हमें बताना है कि आप वाकई पिंक कलर पहनने के बाद आप इतने स्मार्ट, यंग और इतने ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है जनाब। शहर कायद में ये हो रहा है कि अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया, गर्मी की लहर जो है वो बरकरार है। इसके अलावा अब हम बढ़ेंगे आगे सिटी अपडेट्स पर, और आपके साथ में शेयर करेंगे कि जो प्राइजेज़ हैं वो क्या हैं, और वेजिटेबल के प्राइस हैं वो क्या हैं, करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। इसके अलावा आज दिन भर मौसम जो है वो कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि जब आप जा रहे हों और आप ये सोच रहे हों कि जी मुझे घर से निकलना है, तो 12 बजे मैं पता करके जाऊँ कि मौसम कैसा रहेगा। तो सिटी 10 वालों ने तो बताया नहीं, तो बस अभी आपको बता देते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम जो है वो 11 बजे कैसा रहेगा, मौसम जो है वो 12 बजे कैसा रहेगा। तो हियर वी हैव 34 सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड 11 बजे, 12 बजे 37 सेंटीग्रेड, 1 बजे 34 सेंटीग्रेड, 2 बजे 32 सेंटीग्रेड। तो ये तो है जी मौसम का अहवाल जो कि दिन भर मौसम रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो जल्दी से आपको बताते हैं कि सब्जियां जो हैं उनकी स्टैटिक प्राइस क्या है और मार्केट में आप किन प्राइस पर जो है ये वेजिटेबल्स ले रहे हैं। सो हियर वी गो नाउ कि कौन सी सब्ज़ी का कौन सा प्राइस है जी। टमाटर आ गया, टमाटर है 150 और इसके अलावा आलू जो है वो 69 पर है और उसके अलावा जो है वो लहसुन वो आ गया जी 29 पे। एंड व्हाट वी हैव अदरक 391। अच्छा जी, और गाजर जो है 70 पे आ गई, आंखों के लिए बेहतरीन मुफीद। इसके अलावा तुरई जो है 46 पर आ गई है और फिर है जी लौकी 92 पे। एंड वी हैव फूल गोभी 115 पे है। फिर उसके बाद वी हैव खीरा 69। फिर उसके बाद जो है भिंडी 115 पर है और उसके बाद प्याज है 69 पर। अच्छा जी, प्याज बालों के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। और फिर से टमाटर 150 पर हम आ गए हैं। अच्छा जी, अब करेंसी रेट्स जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं ताकि आप लोग ये शिकवा ना करें कि भाई करेंसी रेट्स आप नहीं बताते। मेरी तो ख्वाहिश होती है पहले से पहले बता दें ताकि आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस मुझे इस हवाले से ना किया करें कि नहीं दिखाया, ये देख लें दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 207, यूरो जो है वो 3361 है, कुवैती दिनार जो है वो 922 है जी। इसके अलावा व्हाट वी हैव यूके पाउंड 385, वी हैव सऊदी रियाल 75, वी हैव स्विस फ्रैंक 353, वी हैव यूएस डॉलर 282। तो ये तो जनाब हो गए जी करेंसी रेट। जल्दी से आगे बढ़ते और आपको बताते कि क्या हो रहा है गोल्ड की दुनिया में और गोल्ड के जो प्राइस हैं वो कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक जा रहे हैं। तो जनाब गोल्ड की दुनिया में क्या हो रहा है आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो सोने के प्राइस हैं वो क्या हैं। वैसे तो कीमतें सोने की जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं और कम होती रहती हैं, लेकिन मैं ज़रा देख लूँ कि क्या है आलमी मंडी में सोने की कीमतें। तो आलमी मंडी में सोना 1618 डॉलर फ़ी औंस से 1 तोला, सोना 4,03,600 रुपये और 10 ग्राम सोना 3,40,021 रुपये जो है वो हो गया है और 1 तोला चांदी जो है वो 4,799 रुपये हो गई है। तो जनाब ये चल रहा है सोने की प्राइस। और जिस तरीके से सोना बढ़ता और कम होता है वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो सोना बेच भी रहे होते हैं और इनके प्राइसेस जो है वो पता भी कर रहे होते हैं क्योंकि लोग जो है इस हवाले से बाकायदा एक कारोबार जो है ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, चलिए न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। सिटी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बसीम भाई ने, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेराज भाई ने और इनको करते हैं वेलकम शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं जी? मौसम का बताएं, मौसम बड़ा गर्म हो गया है, क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रही मेराज भाई सर्दियाँ? अब बस हो गई है, नहीं चाहिए गर्मियाँ और पिछले साल का आप जरा मुआवजा करें ना। हाँ। पिछले साल अक्टूबर के भी कहीं एंड में जाके थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हुआ था। सही। तो अभी अक्टूबर समझ लें कि कल का ही दिन है, अक्टूबर शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला से, एक तो देखें कराची में एक तो सर्दी बहुत कम पड़ती है, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे जो सूबे हैं हाँ। उनके मुकाबले में वो तो कहते हैं सर्दी है ही नहीं जो हमारे यहाँ पड़ती है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ती है। लेकिन कुछ सालों से ना बहुत कम वक्फा आ रहा है इसका ना, मतलब महीना, सवा महीना, 1.5 महीना हाँ। थोड़ी ठंड रहती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हम अपने वेदर की तरफ वापस चले जाते हैं। सही। तो यह है कि अच्छा है। और दूसरी बात, आज बारिशों का भी महकमा मौसमियात ने कहा हुआ है कि कुछ बारिशें भी हैं, हाँ। तो हो सकता है मौसम कुछ बेहतर हो जाए क्योंकि कल और परसों मतलब समझ लें कि पूरा वीक जो है ना शदीद गर्मी में गुजरा है, हाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल तो बहुत ज़्यादा थी और रात में कुछ हवा चली है तेज़, रात में कुछ हवा हाँ, कुछ तेज़ हवा चली है। तो उसके बाद उम्मीद है कि आज की बारिश हो जाए, लेकिन अल्लाह करे खैर वाली बारिश हो, वरना हमारी सड़कें तालाब बन जाएगी क्योंकि पहले ही अभी जो पिछली बारिश में टूटी थी अभी तक उनका काम शुरू नहीं हुआ है। सही, बिल्कुल नहीं, बात वो बहुत सही बात कह रहे हैं मेराज भाई कि दोबारा से अल्लाह ना करे कि वैसी बारिश हो, क्योंकि अगर वैसी बारिश होगी ना तो वो फिर बारिश बहुत मसला हो जाता है। बसीम भाई हमारे साथ हैं और बसीम भाई जो हैं हमें बहुत जो है ना वो अच्छे तरीके से डिटेल में बताते भी हैं कि जी शहर के आइद के जो है मसाइल क्या हैं, कराची के मसाइल क्या हैं, गैस, बिजली, पानी और जितने भी मसाइल चल रहे होते हैं, एहतजाज वगैरह, बसीम भाई उसको कवर कर रहे होते हैं। बसीम भाई ओवरऑल थ्रू आउट कल से लेके अब तक व्हाट आर दी सिटी अपडेट्स, क्या कुछ हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू कर दीजिए। देखिए, गैस बिजली के मसाइल तो वो एक अपनी जगह है, फिर जो लोग इन मसाइल से नबरदार ना होते हैं तो उनको प्लस में जो है वो वाटर, पानी के भी मसाइल दरपेश हो जाते हैं। तो इन तमाम तर मसाइल के साथ फिर महंगाई उनके लिए अलग जो है वो उनको डसने के लिए बैठी हुई होती है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जो कि बुनियादी मसाइल भी हैं और इनका हल हंगामी बुनियादों पर शहरी चाहते भी हैं। प्लस जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है, ट्रैफ़िक की जैम की सूरत हाल भी
बिलखुसूस अगर हम बात करें मुख्तलिफ हिस्सों की, और अगर हम बात करें कोरंगी कॉजवे के हिस्से की, तो वो मसाइल भी जो है वो शहरियों को दरपेश होते हैं। और ऐसे मसाइल में जब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो तो वो फिर उनके मसाइल जो है ना वो बढ़ जाते हैं, जहनी अजियत बढ़ जाती है। अच्छा वसीम भाई, आपने ट्रैफिक के हवाले से बात की, तो अभी रिसेंट जो है एक न्यूज़ है कि ट्रैफिक पुलिस ने आवाम की जान और माल की हिफाजत की जो मिसाल है वो कायम कर दी है। अच्छा ये वाक़या हुआ है तारिक रोड पर। तो तारिक रोड पर ट्रक में अचानक आग भड़क उठी थी और फायर ब्रिगेड के आने से कबल ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत जो है ट्रक में लगी आग को बुझाया। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स कमेंडेबल। अच्छा जी, आतिशज़दगी पर बर वक्त कार्रवाई करने पर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये जो एसओ तारिक रोड हैं उन्होंने और उनकी जो नफरी है उन्होंने इस हवाले से कार्रवाई की, तो कितना देख रहे हैं आप इस खबर को पॉजिटिव कि भाई अपनी मदद आपके तहत उन्होंने जो है ये इकदाम किया और मतलब अच्छी एक एग्जाम्पल सेट की। शहबाज के बारे में आपको बताऊं, तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन है और वहाँ के जो सेक्शन इंचार्ज हैं एसओ नवाज सयाल नाम है उनका। जी जी जी। अच्छा, कल तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के टाइम पर जो है तारिक रोड पर एक ट्रक था जो कि पानी की बॉटल्स को लोड करके ले जा रहा था ना, मिनी ट्रक था। तो उसके केबिन में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा थी कि करीब में जो है उसके एक तो शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल साथ था, कपड़ों की दुकानें थीं, फिर वो लाइन से वहाँ पर जो है कार पार्क्स होती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा था उसमें। लेकिन हमने ये देखा कि फायर ब्रिगेड का काम जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने किया। और इसमें सबसे अनोखी बात मैं आपको ये बात बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को हमें नहीं पता था ये बात कि उनको फायर ब्रिगेड की। ये हम फुटेज भी दिखा रहे हैं, जरा आप बता सके तो प्लीज बताएं ये क्या। ये देखिए, ये बिल्कुल मेन तारिक रोड है, ठीक है। इस पर ये आग लगी। इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ यह है कि हमें ये नहीं पता था कि ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। अच्छा, तो ये जो एसओ साहब हैं, इनका जो नवाज सयाल नाम है, इनको ये ट्रेनिंग थी। इन्होंने करीबी शॉपिंग सेंटर से जो उनके फायर फाइटिंग सिस्टम था उसका पाइप वहाँ से जाके निकाला है और उसके बाद उनके फायर फाइटिंग सिस्टम को ऑन किया है और उसके बाद अपने पुलिस एहलकारों और पब्लिक के साथ मिलके इन्होंने जो है ना उस पर बाकायदा शावर किया और उसके बाद इस आग पर काबू पाया। इसमें कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ जो है वो जलने से बची हैं। और इसके साथ साथ जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये सब कपड़ों की दुकानें। अल्लाह न करे अगर ये आग थोड़ी सी भी फैल के आगे जाती तो इन कपड़ों की दुकानों में भी आग लग सकती थी। लेकिन बहुत अच्छा एक इक़दाम है। हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वैसे तो तनकीद की जद में रहती है कि भाई 150 ले लिए, ठीक है ना, मोटरसाइकिल वाले को रोक लिया, रिश्वत ले ली, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इससे वो नहीं कर रहे कि भाई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, जब से डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने चार्ज लिया है उसके बाद से हमें ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर जो गड़े वो भरते हुए भी नजर आ रही है, मलबा डालते हुए भी नजर आ रही है और लोगों की खिदमत करते हुए भी नजर आ रही है। और आज मतलब कल जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ है, इसने वाकई इसको कहा जाए कि मिसाल कायम की है इन्होंने कि फायर ब्रिगेड जब पहुंची है, जब ट्रक की आग को पुलिस ने बुझा दिया, बुझाने के बाद उसको धक्का लगाकर वहां से एक महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया, उसके बाद पहुंची। क्योंकि देखिए फायर ब्रिगेड को भी हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि उनका भी जाहिर सी बात है स्टेशन दूर होता है ना। आपने अभी जिक्र किया पीर मोहम्मद शाह साहब का कि उनके चार्ज लेने के बाद से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, दैट्स रियली ग्रेट। बाकी हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन इसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी है क्योंकि हम रोज़ाना बैठ के लोगों को बता रहे होते हैं, आप लोग बता रहे होते हैं कि जी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करें। सिटी एट 10 कराची की आपको जो है ना वो सूरत हाल बता रहा होता है, सुबह के टाइम हम आपको बता रहे होते हैं कि इस जगह ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे अपने लोग भेज दीजिए, ट्रैफिक पुलिस का एहलकार भेज दीजिए, आवाम परेशान है। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची में जो है कुछ चीज़ें बेहतर हो रही है, स्पेशली ट्रैफिक के मामला। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। सिंध गवर्नमेंट अगर कोई काम ऐसा करती है जिसके ऊपर तनकीद बनती है तो हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली हम फिर उनकी तारीफ़ भी करते हैं और अभी उनकी तारीफ़ बनती है। और काम कुछ इस तरह से है कि हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की पहली हुकूमती टैक्सी सर्विस शुरू करने और ईवी टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलें जी कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है और ये जो ईवी टैक्सीज़ हैं अगर ये आ जाएंगी तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की एमडी कमल निज़ाम भुट्टो और दीगर हुकाम जो हैं वो शरीक हुए। इस बारे में बात करते हैं बसीम भाई से। बसीम भाई कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से ये बहुत अच्छी खबर है और दुनिया जो है वो जाहिर बात है कि ईवी जो टेक्नोलॉजी है उस पर मुंतकिल हो रही है। तो यकीनन अगर ईवी टैक्सीज अगर आ जाती हैं तो जो
ऑयल की मद में जो हमारा इंपोर्ट बिल होगा उसमें किसी हद तक जो है वो कमी भी वाकई होगी इंशाल्लाह ताला। और ईवी टैक्सीज़ जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर मुतारिफ़ कराई जाती हैं तो यकीनन लोग उसको यूटिलाइज़ भी करेंगे, क्योंकि लोग जो है वो नई सफरी सहूलियात चाहते हैं। बिलखुसूस सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से जो ईवी बसेस शुरू की हुई हैं, रेड बस हो गया, ऑरेंज बस या ग्रीन है, तो उस पर वो क्या कहते हैं लोग पसंद भी करते हैं। और मैं ये देखता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे कि जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ तो लोग खासा सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे भी एक दफ़ा रेड बस में बैठने का इत्तेफाक हुआ ड्यूरिंग फॉर कवरेज के लिए, तो मैंने महसूस किया कि अच्छी खासी बस भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एसी की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अमूमन ऐसा होता है कि जब ज़्यादा रश होता है तो बहुत गर्मी होती है, यानी कि इरिटेशन भी होती है और मुश्किलात भी पेश आती है, लेकिन बिल्कुल यानी कि ज़बरदस्त बसें चल रही थी। यकीनन ईवी अगर टैक्सीज आएंगी तो लोग उसको यूटिलाइज भी करेंगे और उनको सफरी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी, सफरी सहूलियात भी मिलेंगी। अच्छा, ये जो ईवी टैक्सी है ये किस तरीके से प्रोसेस करेगी, और जो दीगर प्राइवेट टैक्सी सर्विस चल रही है क्या ये उसका मुतबादिल बन सकेगी? देखिए, कंपटीशन की जो फिजा है ना, मुकाबले की फिजा तो पैदा होगी, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर जो है ना वो एक मुकाबला होगा। अब ये देखते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करता है। हाँ। अच्छा, लोग जो है वो प्राइवेट जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उसको भी कुछ करते हैं। हाँ। अब देखते हैं ये कि उसके मुकाबले में जो सिंध गवर्नमेंट ला रही है टैक्सी सर्विस ईवी, यकीनन ईवी गाड़ियाँ तो बहुत ज़बरदस्त ही होंगी, क्योंकि ईवी की जो अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, वो मैंने खूबसूरत भी हैं, डिज़ाइन भी, और ज़ाहिर बात है कि फ्यूल एफिशिएंट भी है और ग्रीन जो हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से भी बड़ी फैसिलिटेट करेंगी। तो यकीनन हुकूमत सिंध जो ग्रीन टैक्सी लाती है, देखते हैं कि उस टैक्सी का क्या शेप होगा, उसके अंदर जो सीट्स वगैरह होंगी और जो दीगर जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत सिंध की जो ईवी टैक्सीज होंगी वो यकीनन अच्छी होंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से हमने ये देखा है क्या कहते हैं बसें जो चल रही हैं वो भी ज़बरदस्त है, तो यकीनन ये भी अच्छी होगी। ये भी अच्छी होंगी। अच्छा जी, महराज भाई आप क्यों इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं भाई? ये तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रा बताएं ईवी टैक्सीज जो है क्या वो रिप्लेस करेंगी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो चल रही है? देखिए, कराची के शहरी जो है ना, ख़ासतौर पे सफरी मामलात में तरसे हुए लोग हैं। हाँ, ठीक है, हमने इस शहर में वो बसें और कोचेज़ भी चलते हुए देखे और आज भी देख रहे हैं जिनकी चीज़ें लटक रही हैं, टूटी फूटी हैं, बस वो चलाए चले जा रहे हैं हॉर्न पे हाथ रख के, ना राइट देखता है ना लेफ़्ट देखता है। अच्छा, इससे भी लोग आजिज़ थे। अब हमने कई दफ़ा ऐसे देखा कि भाई खातून बेचारी या कोई बुज़ुर्ग जो है वो बस में चढ़ रहा है, बस वाले ने अचानक चला दी, वो गिर गया, ठीक है, इस तरह के मामला रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जब से आए हैं उन्होंने इसके बाद बहुत अच्छी सर्विसेज दी। एक तो वो रेड बस जो पीपल्स बस सर्विस जो चल रही है बहुत ज़बरदस्त उसका वो है, और अब ये ईवी टैक्सी अगर आ जाती है इसके साथ साथ अभी इन्होंने वो स्कूटियाँ भी दी हैं, स्कूटीज। यस, वो तो हमारी एक करेस्पॉन्डेंट को भी मिली है, हमने उनको शो पे भी बुलाना है। ये तो चले बहुत अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम को। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि सड़कों का भी ज़रा ख्याल करें। देखें, सड़कें वही हैं, सड़कों की गुंजाइश वही है, चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक का इशू है और ट्रैफिक जाम का जो इशू है उसको कंट्रोल करना पुलिस के बस में नहीं रहेगा, ठीक है ना। रेड लाइन जो आपका अभी मंसूबा चल रहा है और ग्रीन लाइन मंसूबा जो चल रहा है, इसकी वजह से लोग यकीन कीजिए कि जहनी अजियत का शिकार है, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोड को लोगों ने अपनी जो है ना डिलीट कर दिया है अपने सफ़र में से, राइट चले जाते हैं, लेफ़्ट चले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला भी आ जाता है, फ्यूल भी उनका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो भाई कम से कम ये जो मंसूबे शुरू किए गए थे या तो इनको पाए तकमील तक पहुंचा दें, ठीक है ना। और उसके बाद ताकि अब ये जो अब मज़ीद टैक्सियाँ आ जाएंगी या मज़ीद जो महकमा ट्रांसपोर्ट की जो प्लानिंग चल रही है, बसेस भी आ जाएंगी, तो भाई कहाँ चलनी है? चलनी तो इन्हीं सड़कों पर है ना भाई। बात वही आ जाएगी जो मेयर साहब ने कहा था कि भाई वो कितनी 40 मिलीमीटर बारिश को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो भाई अब अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात ओवरफ्लो हुआ। तो आप ये सोचिए कि इसकी भी कोई प्लानिंग साथ में कीजिए। बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम किया सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ में ये प्लानिंग भी होनी चाहिए कि भाई जब इतनी सारी गाड़ियाँ मज़ीद सड़कों पर आएंगी
तो उसके बाद सड़कों की सिचुएशन क्या होगी और किस सड़कों तरह की से मैनेज सिचुएशन होगा। क्या होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सड़कों ज़रूरी की है सिचुएशन होगी, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अगली खबर पर हम जाते हैं और अगली खबर जो है वो ये खबर है। ये खबर जब भी मैं सुना रही होती हूँ ना, कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई हो, मतलब अब आवाम के लिए एक और बोझ जो है ना वो तैयार कर लिया गया है। आवाम पर महंगाई का एक और वार, मतलब ये आवाम कराची के जाएँ तो जाएँ कहाँ, मतलब अगर गर्मी हो तो लोड शेडिंग और सर्दियों में भी लोड शेडिंग और ऑब्वियसली गैस की जो है वो भी बंदिश हो जाती है। अब ये है जी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफे की जो तजवीज़ है वो दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल ₹1.97 महंगा करने की ये तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 264.61 रुपये से बढ़कर 267.58 रुपये का हो जाएगा। यानी अब आप देखें कि जो तजावीज़ दी जा रही हैं वो भी ऐसे दी जा रही हैं कि जी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। इसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन ज़रा बताएं कि अभी इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वसीम भाई ओवरऑल। देखें, इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम पे ज़ाहिर बात है इस पे पेट्रोलियम मसनूआत की मद में उनके ऊपर बोझ बढ़ता है। देखें, सीधी सीधी बात, एक मोटरसाइकिल सवार को ले लें जो कि तनख्वाहदार है जी, उसके तनख्वाह तो यकीनन लिमिटेड है, तनख्वाह तो बढ़नी नहीं है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो यकीनन उसके फ्यूल की मद में, ईंधन की मद में जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस पर फिर उसको जो है वो मुश्किलात दरपेश होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिनोमेना ये है कि आलमी मार्केट में जब पेट्रोल मसनूआत महंगी होती हैं तो उसका असर हमारी मुकामी मार्केट में या पाकिस्तान में देखने में आता है। और कुछ इंटरनेशनल जो आलमी मालियाती इदारे हैं, IMF के साथ जो मुआहदे हुए हुए हैं, उसका भी किसी हद तक ये नतीजा है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। तो यकीनन जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और बिलखुसूस अगर हम बात करें डीज़ल की, तो डीज़ल एक अहम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत है, उसका असर ये पड़ता है कि अगर वो महंगा होता है तो जो कराची से लेके खैबर तक जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, उसके किराए बढ़ जाते हैं। वो एक महंगाई की नई लहर पैदा करने का जो है वो ज़रिया बनता है। उसकी वजह यह है कि जब ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बढ़ती यानी किराए बढ़ते हैं तो जो मसनूआत हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं, दालें हैं, चावल हैं, चीनी है, वॉटेवर जो भी है, या फिर बसों के किराए हैं, वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, फिर अल्टीमेटली तमाम तक महंगाई का बोझ आवाम पर आता है। वसीम भाई, बसेस जो हैं वो ज़्यादातर तो CNG पर हैं, लेकिन जब डीजल बढ़ता है तो वो अपने रेट्स बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई सुन भी लेना ट्रांसपोर्टर कि जी कोई कीमत बढ़ी है डीजल की, पेट्रोल की, तो आप देखें हर चीज़ ऐसा होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हर चीज़ खुद साख्ता महंगी कर देंगे, मतलब पीछे से उनको रेट्स भी नहीं आए होते पर्टिकुलर, वो ही कहते हैं महंगाई हो गई। ये तो और जो है ना कमर तोड़ देता है आवाम का ये जुमला कि भाई पीछे से हमें महंगा मिल रहा है। मतलब तो आवाम कहाँ जाएँ? आपको कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा ना, तभी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तभी आप अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर निकाले हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बात यह है कि पहले तो हमारे मुल्क में और बिलखुसूस कराची की बात करें तो CNG बसेस का जो इस्तेमाल है या CNG बसेस की जो तादाद है वो अब कम हो गई, क्योंकि CNG जो गैस है वो भी अब मादूम होती जा रही है। अब उसका इतना जो है वो इस्तेमाल रहा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो CNG की बंदिश भी होती है, और उसके साथ साथ अब CNG की कीमत फ़ी किलो इतनी हो चुकी है कि वो अब उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो पेट्रोल, LPG पे लोग या डीजल, LPG की, लेकिन वो इंजन को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि LPG जो सिलेंडर्स हैं वो जो बड़ी गाड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी उसका इस्तेमाल कम है एज़ कम्पेयर टू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ले लें, उसमें डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो यकीनन जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर जो है वो पब्लिक सेक्टर पे भी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो दीगर इकसाम की जो ट्रांसपोर्ट है उस पर पड़ता है। इन शॉर्ट ये है कि महंगाई का नया तूफ़ान जो है वो इन कीमतों से आता है। सही, महंगाई का नया तूफ़ान जो है इन कीमतों से आता है। अच्छा मेराज भाई, कैसे देख रहे हैं आप, काम का रद्द-ए-अमल क्या है और किस तरीके से अगर ये हो जाती है, तजवीज़ इनकी अप्रूव हो जाती है, तो कितना आवाम का जो है वो बेड़ा गर्क ही हो जाना है? मतलब महंगाई के मारे आवाम कहाँ जाएँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जिससे बात करें, आप बाहर जाएँ, आप कहीं पर भी जाएँ और आप पूछें तो लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, बिजली के बिल कैसे भरें? अच्छा जी, कहीं जाना है तो किसी से मिलने कैसे जाएँ? जी, अगर आप नॉर्थ से जो है
वो क्लिफ्टन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आपके 1500 या आपके 1200 रुपीज़ जो है वो फेयर लगता है। तो लोग इस तरह की बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वाकई लोग कितनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। नहीं, अगर वो यहाँ से तफरी करने के लिए CVO भी जाना चाहते हैं या कोई अकेला बंदा जाना चाहता है या कोई फैमिली के साथ जाना चाहता है तो उसका पेट्रोल इतना कंज्यूम हो जाता है कि वो कहते हैं मैं जाता ही नहीं उधर। ये देखें आप, ये सिचुएशन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अवाम तो इस कदर लाचार हो चुके हैं कि आप यकीन करें, आपने कितने अरसे से सुना है कि कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम ने एहतजाज के लिए बाहर निकली हो, रोड ब्लॉक कर दिया हो? हाँ। कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लोग इतने मजबूर हो गए हैं, इतने मजबूर और लाचार हो गए हैं। वो कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया है ना कि अब अब एक्सेप्ट करते हैं, शुक्र करते हैं जी, ठीक है 2 रुपए बढ़ गया, अच्छा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से जैसे हम लोग पहुंचते हैं, हमसे बात कर ली कि भाई ये हमारे साथ ये मसला हो रहा है और ये फिर बढ़ गया। इससे ज़्यादा वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। आपने, हुक्मरानों ने अवाम को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो सड़क पर आए या एहतजाज करें। आपके यहाँ सिर्फ एहतजाज किस चीज़ पर रह गया? कत्ल व गारत गरी पर एहतजाज हो गया, डकैती मज़ामत पर एहतजाज हो गया, प्लस ये बिजली और गैस पर और पानी पर एहतजाज हो गया। बेचारे इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे तो पेट्रोल तो फिर वो मतलब जो है कि 5वीं मंजिल पे खड़ा है, तो भी ग्राउंड फ्लोर पर है। तो सूरत हाल ये है कि हम सब मजबूर हैं और जब भी इस तरह के फैसले आते हैं तो यकीन कीजिए कि एक मुतवस्सित जो घराना है ना, मुतवस्सित तबका जो है, और ख़ासतौर पर गरीब जो लोग हैं बेचारे, जो एक बहुत ही कम तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं, एक बहुत उनकी जो लिमिटेड सैलरी है या कुछ जो भी आमदनी है उनकी, तो उनके लिए तो ये इतना बड़ा अज़ाब हो जाता है कि भाई बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की स्कूल की फीसें दें, घर का राशन पूरा करें, बिजली का बिल अदा करें, गैस का बिल अदा करें, टेलीफोन का बिल अदा करें, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो ये सब करने के बाद भी अगर वो गरीब आदमी अगर एक मोटरसाइकिल उसने रखी हुई और हफ्ते में एक दिन अगर अपने बच्चों को लेकर निकलता है, वाइफ को लेकर निकलता है, तो उस पर आपने फिर ये मजीद पेट्रोल का बम गिरा देना है, तो वो बेचारा जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसको तो आपने एहतजाज के भी काबिल नहीं छोड़ा है। तो खुदारा कुछ ऐसे फैसले तो किए जाए ना कि कम से कम, क्योंकि फ्यूल का मामला हमारे ये है कि हमारे माशरे की सूरत हाल ये है कि सैलाब का नाम सुनते ही प्याज महंगी, आलू महंगा, टमाटर महंगा। तो प्रॉब्लम है ना कि इतनी सी खबर अगर किसी को पता लग जाए तो वो कहते हैं जिंदगी में कराची में सब कुछ महंगा कर दें आप। अब ये खबर कि भाई पेट्रोल महंगा, तो यकीन कीजिए कि किरायों की मद में इजाफा होगा। ये तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अंधी कमाई करते हैं, ठीक है, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सही है। इनको ये अपना किराया बढ़ा देंगे और यकीन कीजिए जिस दिन पेट्रोल सस्ता होगा आप पूछ लीजिएगा कि भाई किराया कम किया आपने या नहीं किया, कोई किराया कम नहीं करता। सिर्फ जब पेट्रोल का या डीजल का रेट बढ़ता है उस वक्त जो है वो किराए में इजाफा कर दिया जाता है। इसको भी कोई पूछने वाला नहीं, ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी बनती है ये कि जब आप देखते हैं कि भाई इजाफा हो गया है पेट्रोल की मसनूआत में और उसके बाद किराए में इजाफा हुआ है, तो ठीक है जी, आपने ये तो चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने ये चेक करना है कि भाई अगले अगर माह में या 2 माह के बाद जो है कुछ रकम अगर कम होती है तो उसको भी चेक किया जाए कि उससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आवाम को क्या फ़ायदा, और जहां आवाम के फ़ायदे की बात हो वहाँ तो आवाम को कभी फ़ायदा ही नहीं होता। मतलब अब सर्दियां आ रही हैं तो अगर बिजली की जो बंदिश है वो थोड़ा सा कम कर देंगे तो गैस की बंदिश शुरू हो जाएगी, और सर्दियों में तो दोनों ही तरह से बंदिश होती है। वैसे गर्मियों में भी अब इक्वल ही हो गया है, पता नहीं इस मसले का क्या हल निकलेगा। तो पूरे साल ही नहीं थी, पूरा साल ही नहीं थी, वही ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं इस मसले का क्या हल निकलेगा। गैस पूरा साल नहीं होती, लेकिन सर्दियों में तो स्पेशली ये सोच के बैठ जाते हैं आवाम के पर गैस तो सर्दियों में आनी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक है और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है ना उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर कुछ जो है वो अब क्रैकडाउन होना शुरू हुआ है हाइजीन से रिलेटेड, और ओवरऑल इंतज़ामिया जो है थोड़ी सी एक्टिव हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब एक और अहम ख़बर, एक और अहम डेवलपमेंट अब्बासी शहीद के हस्पताल के हवाले से कि अब्बासी शहीद अस्पताल से जब भी हम कोई ख़बर ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह की मेन ख़बरें होती हैं कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज पर हैं, तनख्वाहें 5 महीने के लिए रोक ली गई हैं, जाली अद्वियात का स्कैंडल सामने आ गया है, वहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, मरीज़ जो हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कि OPD कब खुलेगी, क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन अभी कुछ बेहतर खबरें इस हवाले से आई हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में घूमने वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनकी अब शामत आ गई है। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मुख्तलिफ अहल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 15 से ज़ायद जो कुत्ते हैं यानी डॉग्स जो हैं उनको पकड़ा गया है। अब जो ये कुत्ते का मालिक है
वो हुआ ये था कि ये जो है, यानी कि ये जो एक कल्चर है ना कि जी हम अपने पेट्स को घुमाने लेकर आ रहे हैं या हम पेट्स के साथ घूम रहे हैं, तो अगर आपने अपने पेट्स को कहीं लेके जाना है तो आप ऐसे प्लेसेस पर लेकर जाएं जहां पर अवामी इंटरेक्शन कम से कम हो। अगर आप बाहर ममालिक में भी देखेंगे तो वो एक जगह मुख्तस करते हैं और पार्क में भी अलाउ करते हैं, तो वहाँ पर डॉग को लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि ये साहब जो है वो गाड़ी रुकवाने के लिए फिर पहुँच गए, और जो सारा इशू था वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि मेरा जो ये पेट है, मेरा जो ये डॉग है, पहले आप इनको उतारें फिर सब कुत्तों को लेकर जाएंगे वो। तो ये सारी सूरत हाल थी और वहाँ पर भी इस तरह की इजारादारी जो है वो कायम की गई है। इसके अलावा जो अब्बासी शहीद अस्पताल से खबरें वो ये है कि बेहतर हुई है OPD के इंतज़ाम और निज़ाम। महराज भाई से इस पर बात करेंगे। महराज भाई, इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी, ये वाक़या क्या है, किस शख्स का पेट था, किस शख्स ने जो है वो बदतमीज़ी की, क्या कुछ हुआ, ज़रा बताएं। देखिए जी, बिल्कुल। अब अगर हम पूरे शहर की सूरत हाल लें तो आवारा कुत्ते में तो भरमार है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कोई सद्देबाब किया ही नहीं जा रहा। पहले जो है इनको फिर ले जाते थे KMC का डिपार्टमेंट है बाकायदा इसका, तो वो ले जाता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक तो इनकी बहुतात होती जा रही है, सही। दूसरा अब देखिए अस्पताल ऐसी जगह है कि जहाँ पर कम से कम बंदा अगर अपने किसी पेट्स को घुमाते हैं, निकलता भी है या उसको खुला छोड़ भी देता है तो थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए। उसको गलती उस शख्स की ही है कि जिसने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि उसका कुत्ता जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। सही है ना। अच्छा, अब उसी दौरान वो आवारा कुत्तों के हवाले से एक ऑपरेशन भी चल रहा था, तो उन्होंने जाहिर सी बात है सभी कुत्तों को पकड़ा, तकरीबन 15 के करीब डॉग्स थे। उनको जब पकड़ लिया तो उसी दौरान उसको पता चल गया, वो आया तो उससे जाहिर सी बात उसने कहा मेरा जो ये डॉग है इसको आप दे दें मुझे। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका पालतू कुत्ता था और बाकी जो है वो आवारा कुत्ते थे। तो उसको उन कुत्तों के साथ जो है वो पकड़ लिया गया था, धर लिया गया था। तो इस पर उनमें थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपने ये कुत्ते को इस तरह आज़ाद छोड़ा हुआ है और अस्पताल का एरिया है, तीमारदार भी आते हैं, मरीज़ भी हैं, कहीं भी ये मतलब घुस सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा। तो इसका ध्यान तो हमें खुद रखना चाहिए ना कि अगर हमने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है तो उसको हमने कहाँ तक स्पेस देना है घुमाने फिराने का और कहाँ तक उसको लेके जाना है। अगर आपका पेट दूसरों के लिए अजियत का बायस बन रहा है तो आप वो ना करें ना, स्पेशली आप हॉस्पिटल्स में, स्पेशली आप स्कूल्स के साइड पे या इस तरह के जो हसास मुकामात होते हैं जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी मौजूद हो, वहाँ आप ना लेकर जाएं। अच्छा, जो पेट्स रखते हैं ना उनका एक तरह से ये कहना होता है महराज भाई कि भाई वो ट्रेंड है और वो कुछ नहीं करते। ऑब्वियसली एनिमल स्पीशीज़ जो होती हैं वो एनिमल स्पीशीज़ ही होती हैं, चाहे आप उनको कितना भी ट्रेन कर लें, लेकिन आप देखें कि अगर उनको भूख लगी है और आप खाना नहीं देंगे तो वो आपके ऊपर भी जो है उसी तरीके से अटैक करने के लिए आते हैं। तो उस वक्त वो ट्रेनिंग कहाँ चले जाती है। तो यू कैन नॉट जज एनीवन कि आप ये कह दें कि जी ये ट्रेंड है तो ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ट्रेंड है वो, आपका पेट है वो, जो भी है वो, बिल्ली है वो, आपने डॉग रखा हुआ है, चीज़ आपने रखी हुई है, लेकिन कम से कम दूसरों के ऊपर अपना जो पेट है ना वो इम्पोज ना किया करें कि नहीं जी आप भी इसके साथ इसी तरह फ्रेंडली हो जाएं, मुसल्लत ना करें ना। मतलब मैंने एक पेट लिया और मैं उसको यहाँ लेके आके घुमा रही हूँ, 2 लोग खौफजदा हो रहे हैं, 2 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो जेस्चर इतना ठीक नहीं है। वसीम भाई, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूजन दें और बात करें इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये अजीब व गरीब वाक़या समाज से गुजरा है और कि अब्बासी शहीद अस्पताल में जो है वो पालतू कुत्ता घुस गया और फिर उसको जब KMC वाले या मुताल्लिका हुकाम ले जाने लगे तो उसका मालिक आ गया, तलखलामी हुई। पहले तो बात यह है कि कुत्ता जो है वो जब भी हमने देखा है, अगर जो पेट डॉग है कोई ना कोई उसका रखवाला उसको जो है वो साथ होता है। तो ऐसे कैसे कुत्ते, वो जो कुत्ता है पालतू वो घुस गया अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जानवर तो जानवर ही होता है, लामाला कभी ना कभी वो आपके ऊपर भी अटैक करते हैं, चाहे वो आपका कितना ही पालतू क्यों ना हो, वॉट एवर कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यही वजह है कि लोगों को खुद जो है वो इन जो चाहे पेट्स हों उसके हवाले से खुद तमाम तर देखभाल करनी चाहिए। भाई आप उसकी लीश पकड़ के रखें ना, आपने कैसे छोड़ दी उसको कैसे छोड़ दिया कि वो अंदर चला गया। और जो साहब थे जो कि तलखलामी जिनको हुई, उनको तो खुद अपोलोजाइज करना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए था कि भाई मैं गलती से मेरा कुत्ता अगर आ गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ख्याल रखूँगा। हमारे यहाँ पे जो है ना एक यानी कि ये चीज़ जो है वो देखने वाली है लोगों के अंदर कि बेहिसी क्या कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
मेरी गलती है तो मैं एतराफ़ करूँ, ना कि मैं उसको डिफेंड करके जो है वो दूसरे से बदतमीजी करूँ या तल्ख़ कलामी करूँ। हाँ। तो उसको खुद भी सोचना चाहिए कि अब्बासी हेल्थ हॉस्पिटल इंतहाई मसरूफ़ तरीन हॉस्पिटल है, हाँ। क्योंकि जाहिर बात है कि सेंसिटिव प्लेस है, इतने सारे पेशेंट हैं, इमरजेंसी तो है। हाँ। उसको खुद चाहिए था कि अपने कुत्ते को जो है वो बांध के रखे और अपोलोजाइज करे। और जो दीगर कुत्ते भी हमने भी देखा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो खुले हुए होते हैं, कुत्ते भी आ रहे होते हैं, वार्ड्स में भी घूम रहे होते हैं, अंदर भी घूम रहे होते हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरीके से इन तमाम तर मामला को देखे, इस तमाम तर सूरत हाल को काबू करें कि आवारा कुत्ते भी अगर कोई है वो भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल ना हो सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई हमारे शो पर आए और मिराज भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मिस्टर यूनिवर्स की। और आप सोचें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मिस्टर यूनिवर्स मौजूद हैं जिनका नाम है शहरोज़, और ये 15 सितंबर को मिस्टर यूनिवर्स का जो कंपटीशन है थाईलैंड पटाया से जो है जीत कर आ रहे हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में और कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा कंपटीशन जो है वो विन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो जनाब पाकिस्तान के तरफ से शहरोज़ गए थे। शहरोज़ ज़रा बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या जज्बात थे जिस टाइम नेम जो है वो आपका कॉल हुआ और उन्होंने बताया जी शहरोज़ आप आ जाएँ, यू आर मिस्टर यूनिवर्स। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया कंपटीशन में। और इंटरनेशनली मेरा पहला इवेंट था ये। अच्छा। इसकी तैयारी मैं पिछले 6 महीने से कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि जब इंटरनेशनल स्टेज पे आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और जब वहाँ पर आपका नेशनल एंथम बजता है तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है हर पाकिस्तानी के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त रहा और मुल्क के लिए तो खैर एक छोटी सी कामयाबी है, लेकिन अगर मैं अपने लिहाज से देखूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, बिल्कुल हमारे मुल्क के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमारे यहाँ से जितना भी टैलेंट पाकिस्तान का नाम रोशन करता है ना, आप यकीन करें बस वो हमारे सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। अच्छा, शहरोज़ से पूछेंगे, शहरोज़ यूजुअली जब मैं बात करी हूँ ना कि मिस्टर यूनिवर्स इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है तो बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि ये क्या बात करें, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ से जो लड़के हैं वो नहीं जाते इस कॉम्पिटिशन में और थोड़ा मुश्किल भी समझते हैं कि इस क्राइटेरिया पे तो हम नहीं पूरा उतर सकते, ये तो हम नहीं अचीव कर सकते। तो आप बताएं कि इसके लिए आप कब से मेहनत कर रहे हैं? क्या आपका ये ड्रीम था या आपने सडन बैठे बैठे सोचा कि भाई मेरी बॉडी तो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं तो बड़ा अच्छा दिखता हूँ, मैं भी इस कंपटीशन में अप्लाई कर सकता हूँ? ज़रा ये हुआ कैसे, ये ज़रा बताएं। बेसिकली मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। और जिस टाइम मैंने जिम शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में इतना आगे निकल जाऊंगा। हाँ। हम बस इलाके के 2-3 दोस्त थे तो हमने ऐसे शौक में स्टार्ट किया था, उन्होंने तो खैर छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू करते करते इस फील्ड में आगे आ गया। अच्छा। इसके अलावा मैं पाकिस्तान में भी 2016-17 में कराची सिंध बन चुका हूँ और 2019 में फैसलाबाद में मिस्टर पाकिस्तान तट पुलिस रह चुका हूँ। अच्छा। इंटरनेशनली मेरा पहला इवेंट था ये। सही। और इस कंपटीशन की मैं तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था। हाँ। और मेरे माइंड में यही था कि यार ये मेरा एक पहला इवेंट है इंटरनेशनल, इसको मैं जितना अच्छा तैयारी कर मैं जाऊँ तो उतना मेरे लिए अच्छा है। अच्छा और है, हाँ। बस आप समझ लें कि लाइफ की बेस्ट तैयारी थी ये। तो क्या तैयारी होती है मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए? क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद बॉडी बनाई जाती है, अपने आप को फिट किया जाता है, लेकिन किस तरह से तैयारी होती है ये? देखिए, सबसे बड़ा तो एक मिसकॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारी जनरेशन में, वो समझते हैं कि जिम जाने से बॉडी बनती है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, आपकी डाइट से बॉडी बनती है। उसका रीज़न ये है कि 70% जो है आपकी डाइट कवर करती है, 30% आपका जिम कवर करता है। क्योंकि आप 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, बाकी 22-23 घंटे आप डाइट कर रहे होते हैं। हमारी जनरेशन समझती है कि जिम जाने से बॉडी बनती है, वो जिम में 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डाइट वही 3 टाइम का खा रहे होते हैं। सही। और वो 3 टाइम का भी वही जो घर में बन रहा होता है। तो इसके लिए बेसिक आपको ज़रूरत है कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए, आपकी कार्ब कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए, फिर आपकी एक्सरसाइज उस हिसाब से होनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी कंडीशन है। अगर आपने वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, मसल को शार्प करना है, बॉडी को बिल्ड करना है, तो एक्सरसाइज भी उस हिसाब से होती है। तो हमारे यहाँ थोड़ी ये अवेयरनेस की कमी है। कुछ चीज़ें हैं जो जिम ऑनर हैं या फिर जो ट्रेनर हैं वो सही से गाइड नहीं कर रहे होते लड़कों को, जिसकी वजह से वो लाजमी सी बात है 1 महीना 2 महीना। अच्छा, इस कंपटीशन की तैयारी कैसे होती है? ओवरऑल पर्सनालिटी भी जज की जाती है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से आपका टेस्ट लेते हैं उस टाइम पर जब आप खड़े हुए होते हैं स्टेज के ऊपर, या सिर्फ आपके बॉडी देख के या आपकी फिजिकल फिटनेस देखकर वो कहते हैं नहीं जी ठीक है हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे? देखें, जब आप कोई भी कॉम्पिटिशन, खैर छोटा कॉम्पिटिशन है तो उसमें तो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, लेकिन जो बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं लाइक पाकिस्तान, सिंध या फिर आउट ऑफ कंट्री आप कोई खेल लें,
तो उसमें आपको पहले तो सिलेक्शन होती है आपकी कि यार आप फिजिकल फिट है या नहीं है, आपकी बॉडी कंडीशन उस लेवल की है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल में जाकर खेल रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है दुनिया के ममालिक के बिल्डर्स आए होंगे, तो आप उनमें बेहतर हैं नहीं है, तो सारा क्राइटेरिया देखा जाता है, फिर आपका बॉडी वेट देखा जाता है, फिर आपकी बॉडी कंडीशन देखी जाती है कि बॉडी बैलेंस है नहीं है, उस हिसाब से फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है, फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर आप बाहर जाकर आप खेल रहे होते हैं, तो ये सारा क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। सही फॉलो। उसके अलावा इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, मैन फिजिक कंपटीशन होता है, ओपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, क्लासिक फिजिक होता है, तो इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। क्लासिक फिजिक वो होता है जिसमें आप समझ लें कि आपकी हाइट थोड़ी अच्छी चाहिए होती है। ओपन बॉडी बिल्डिंग में कोई भी बॉडी बिल्डर आके खेल सकता है, उसमें वेट कैटेगरी होती है 65+, 75+, 85+, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर कर रही होती हैं। सब मैटर करती हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जब ये कंपटीशन आपने विन किया तो फिर वहाँ पर और कितने कंट्रीज से लोग थे और स्पेशली इंडिया से कोई था? इंडिया से जब मैं क्लास जीता तो मेरी क्लास में एक इंडियन बॉडी बिल्डर था, उसको मैंने बीट किया, क्लास विनर में रहा। उसके बाद फिर मैंने ओवरऑल गोल्ड मेडल हासिल किया कंपटीशन में। इसके अलावा आप ये समझ लें कि 28 से ज़्यादा कंट्रीज़ थे जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। 135-140 प्लस बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने तकरीबन क्वांटिटी के लिहाज से इस कंपटीशन में कॉम्पीट किया। सही। अच्छा ये बताएं कि अगर किसी को किसी इंसान को, किसी शख्स को, किसी लड़के को बैठे बैठे ये लगता है कि जी ठीक है शहरोज़ की तरह मैं भी जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं भी मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहता हूँ, मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो उसको इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? ये आप अपने जहन में ऐसे सोचिए क्योंकि रैंडम ऐसे ही लड़का है जो बैठ के आपको देख के आइडियलाइज कर रहा है और वो कहता है जी ठीक है भाई मुझे भी मिस्टर यूनिवर्स बनना है, वो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। आपने टाइमली अपनी नींद को पूरा करना है, डाइट को प्रॉपर करना है, फिर उसके बाद अपने जिम करना है। अक्सर लोगों से मैं सुनता हूँ कि बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है हमारे पास। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका शौक को होना ज़रूरी है, और जब आपको शौक होगा तो आप टाइम भी निकालेंगे। टाइम निकालेंगे तो फिर आप सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करेंगे। सही। क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट गेम है और बड़ा एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि इसमें आपने डाइट करना है तो आपने पैसे चाहिए, आपने जिम करना है तो पैसे चाहिए, सप्लीमेंट लेना है तो आपने तो पैसे चाहिए, आपने किसी से ट्रेनिंग लेनी है तो फिर उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा एक्सपेंसिव गेम है। आप अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैंने पर डे की मेरी डाइट का खर्चा तकरीबन 2800 से 3000 है, और मैं पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, तो आप हिसाब लगाएंगे 6-7 लाख रुपए तो मेरी डाइट के ऊपर ही खर्चा लग गया। डाइट के ऊपर फिर कंपटीशन खेलने के लिए मैं जब गया तो उसके लिए 4 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, जिसमें टिकट है, वीज़ा है, वहाँ की अकोमोडेशन है, फिर मेरे कंपटीशन की फ़ीस है, वहाँ होटल की रिहाइश, ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप मेरी जैसी या आप बॉडी नहीं बनाएं, लेकिन फिट रहने के लिए आप एटलीस्ट जिम ज़रूर करें। कोई एक एक्टिविटी रखें जिसमें आप रनिंग करें, वॉक करें या कार्डियो करें, नॉर्मल लाइट वेट से जिम करें, तो जिसमें आपकी समझ लें कि हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप देखें, आप बॉडी बिल्ड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एटलीस्ट आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी होना आजकल के दौर में ज़रूरी है। सही कह रहे हैं कि फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी होना बड़ा हमारी नींद डिस्टर्ब है, हमारी डाइट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। एवरेज लड़कों को कितनी देर जो है वो जिम जाना चाहिए, कितनी देर जो है वो अपनी बॉडी को उस तरह से वार्म अप होने में देना चाहिए? थोड़ा सा बताएं कि लोग ना क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, फिर वही जैसे आपने बात की कि वो खाना उस तरह से नहीं खा रहे होते हैं और वो फोकस कर रहे होते हैं कि बस बॉडी बन जाए, बॉडी बन जाए। बॉडी तो बन जाएगी लेकिन इम्यूनिटी भी तो बढ़ानी है, वो भी तो आपने अंदर से भी तो अपने आप को मजबूत करना है। इम्यूनिटी के लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी नींद पूरी होना ज़रूरी। 8 घंटे की नींद आपकी ज़रूरी है, लाजमी, क्योंकि जब आप नींद पूरी करेंगे तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा। दूसरी चीज़ के जिम का ड्यूरेशन जो है 45 से 50 मिनट इनफ होता है, उसमें आपकी वर्कआउट हो जाती है। हमारे यहाँ मेजोरिटी क्या कर रहा होता है कि जिम जाते हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं दोस्तों से, एक्सरसाइज कम हो रही है, बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर वो 2-2, 3-3 घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। जब तक किसी भी काम को करने के लिए आपका मेंटल फोकस कंसर्न वो काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सही। तो कोशिश करें कि 40 से 45 मिनट अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। सही। और प्रॉपर तरीके से एक फोकस के साथ एक्सरसाइज करें। उसके बाद फिर वाइंड अप करने के बाद आप भले बातें करें, लेकिन ये चीज़ मैंने नोट करी है जिमों में अक्सर के वो बातें ज़्यादा हो रही होती हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। अच्छा। तो लाजमी सी बात है, जो भी काम करें आप उसको जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। जिम जा रहे हैं तो जिम करने जाएं, बातें शातें ना करें। और शहरोज़ का यही मैसेज है कि आपने अपनी डाइट जो है उसके ऊपर फोकस रखना है। बहुत शुक्रिया शहरोज़, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। बस छोटा सा हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद हम आ रहे हैं वापस। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और हब्स की सूरत हाल है, तो इसमें सन बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सन बर्न एक ऐसी जो है सिचुएशन होती है कि इसमें आपकी स्किन जो है वो पूरी रेड हो जाती है, उसके बाद फिर ब्लैक होना शुरू होती है, यानी टैन होना शुरू हो जाते हैं आप। तो सन बर्न से बचना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि गर्मी ज़्यादा है, सन बर्न से बचें। लेकिन सन बर्न से कैसे बचें, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो मैं आपके साथ में अभी शेयर करने लगी हूँ कि सन बर्न की जो रेमेडी है वो क्या है। तो जनाब, सन बर्न से बचें, और फिर आपने क्या करना है, ये रेमेडी और ये टोटके जो है वो आपने करने। अच्छा, इनमें क्या है कि दही और खीरा आपने लेना है। दही में खीरा कद्दूकश करके मुतासरा जगह पर लगाएं, जिस जगह आपकी रेडनेस हो रही है फेस पे। और फिर उसके बाद जिल्द आपकी ठंडी और यानी जिल्द जो है वो आपकी बिल्कुल कहना चाहिए कि कूल यानी कि ठंडा ठंडा फील करेगी, ठंडक आपको फील होगी, और इसके अलावा सुकून आपको मिलेगा, यानी यू फील रिलीव्ड। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक तो ये दही और खीरे का टोटका हो गया जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आलू का रस निकाल कर सन बर्न वाली जगह पर लगाएं, ये जिल्द की जलन को कम करता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं, और वो है गुलाब का पानी और एलोवेरा। गुलाब का पानी और एलोवेरा जेल जो है वो बराबर मिकदार में मिलाकर चेहरे या जिस्म पर लगाएं, ये भी सन बर्न के असरात को ख़त्म करता है। अच्छा, चंद मिनट के लिए ठंडे दूध की जो पट्टियां हैं वो भी आप रख सकते हैं। रुई को ठंडे दूध में भिगोकर सन बर्न वाले हिस्से पर रखें, ये जिल्द को आराम देता है। अच्छा जी, जिस तरीके से ये सन बर्न के हवाले से मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो एक साथ बता दी हैं कि आप आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो रेमेडी आपको बेनिफिट करती है, यानी जिसको आलू सूट करता है वो आलू की रेमेडी कर ले, जिसको खीरे जो है वो उससे फ़ायदा होता है वो उस तरह से उसको स्किन के ऊपर यूज़ कर ले, उसकी रेडनेस के ऊपर लगा ले। एलोवेरा जेल बहुत सारे लोगों को सूट करता है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप सन बर्न के हवाले से जो है पहले से प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आपको सन बर्न हो जाए, आप टैन हो जाएं या आपको स्किन रैश हो जाए, तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त मैं अभी आपके साथ में जो है वो रूल्स शेयर करने जा रही हूँ। और ये रूल्स जो हैं ये वीज़ा पॉलिसी के हवाले से हैं। एंड ये जो वीज़ा पॉलिसी के हवाले से रूल्स हैं, ये रूल्स इस तरह से हैं कि अगर आपको ये पता लग जाएंगे तो आप इसको आसानी से जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस सिलसिले में बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उनको नई पॉलिसी के नए रूल्स नहीं पता होते। तो जनाब, ये रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात ने वीज़ा कवानीन में अब बड़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। मतलब जिस तरीके से हमने आपको इस हवाले से अमेरिकन वीज़ा सिस्टम के हवाले से बताया था, नाउ ये मुत्तहदा अरब इमारात जो हैं इन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ में अब बड़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। एंड व्हाट आर दीज? अच्छा जी, मुतादिद माहिरीन के मुताबिक जो है वो नई वीज़ा इक़साम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये जो मुत्तहदा अरब इमारात है इसने खुसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है, जबकि मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स और एग्ज़िबिशंस, कॉन्फ्रेंस और खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा भी जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है। अच्छा जी, क्रूज़ शिप पे जो जाना चाहते हैं या तफरीही जो शिप है उससे मुत्तहदा अरब इमारात आने वाले सयाहों को मल्टीपल जो एंट्री है वीज़ा वो दिया जाएगा। इसके अलावा इमाराती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जंग या कुदरती आफात से मुतासरा अफराद को स्पॉन्सर के बग़ैर 1 साला रिहायशी परमिट जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो बेवाएँ हैं या जो तलाक़ याफ्ता ख़वातीन हैं वो भी अब बग़ैर स्पॉन्सर रिहाइश हासिल कर सकेंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के जो विज़िट वीज़ा के लिए जो स्पॉन्सर की कम अज़ कम आमदनी मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा जी, दोस्त को स्पॉन्सर करने के लिए कम अज़ कम 15,000 दरहम आमदनी होना ज़रूरी है। इसके अलावा कारोबारी अफराद के लिए बिज़नेस वीज़ा माली सबूत फराहम किया जाएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क कंपनी रखने को बिज़नेस वीज़ा जारी किया जाएगा। फिर इसके अलावा गैर मुल्की ड्राइवर्स के वीज़े सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पॉन्सर कर सकेगी। तो ये वो वीज़ा पॉलिसी है, ये वो वीज़ा रूल्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किए हैं।
वेलकम बैक। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से बात करेंगे कि ये जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है इसका क्या तारुफ है, ये किस तरह से प्रोसेस करती है और इसके सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अब्दुल जलील जरवर साहब, जो कि सॉइल साइंटिस्ट भी हैं, और उनके साथ हैं मिस्टर मोहम्मद वकास साहब। इन दोनों को वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे सर, आप लोग ठीक ठाक हैं? सर बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। सर ज़रा बताएं कि ये जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है ये कैसे काम करती है और किसानों के लिए एग्री सर्विस डिपार्टमेंट का किरदार जो है वो क्या है? फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 1978 में कायम की गई। उसकी जो मेन तो प्रोडक्ट्स फर्टिलाइज़र ही हैं, सोना के नाम से ही प्रोडक्ट्स हैं उसमें। अच्छा। पहला जो प्लांट लगाया गया 1982 में, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई सादकाबाद माचीकोट पे लगाया गया। उसमें सोना यूरिया पिरिल्ड सोना यूरिया ही बनता है उसमें। FFC 2 प्लांट 2 भी वहाँ पे एक्सपेंशन की गई उसमें। उसके बाद प्लांट 3 वो भी यूरिया का प्लांट है, मीरपुर माथेलो में प्लांट है। प्लांट 4 यहाँ पे कराची में पोर्ट कासिम में है, जहाँ पे DAP और उसके साथ साथ सोना यूरिया ग्रेनुलर बनता है यहाँ पे। अच्छा। तो ये सारी मिला के तकरीबन 42 लाख टन फर्टिलाइजर्स जो कि इंपोर्ट भी करके यहाँ प्रोडक्शन भी करके, तो ये तकरीबन आप अगर बोरियों में कन्वर्ट करें तो 8 करोड़ 40 लाख बोरियां बनती है सालाना। सही। जो कि हम फार्मर्स काश्तकार की खेतों तक वहाँ पे पहुँचा रहे हैं उसमें। FFC की इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स इसमें हैं। उसमें FFC एनर्जी है, फौजी फ्रेश एंड फ्रीज जो कि फ्रोज़न सब्जियां वगैरह वो करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें। पाकिस्तान मोरक फास्फेट है उसमें, फौजी सीमेंट है उसमें। तो ये सारी अस्करी बैंक भी FFC के ही प्रोजेक्ट है इसमें। तो ये सारी मिला के FFC माशाल्लाह ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी आगे जा रही है। तो ये हमारा जो सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें 3 जोन्स हैं, उसमें 63 सेल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। तो ये इतनी सारी फर्टिलाइज़र उसमें मेन हमारी प्रोडक्ट जो है वो सोना के नाम से मैंने आपको बताई है। इसमें प्रोडक्ट्स स्पेशली वो वकास भी जिक्र करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम फार्मर्स को दे रहे हैं उसमें। अच्छा, ये कि हम सिर्फ खादें बेचते नहीं हैं इसमें, उसमें ये कि फार्मर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हमारी जो फ़ी एकड़ आमदन है, फ़ी एकड़ पैदावार है, वो भी उसमें भी इजाफा किया जा सके। उस सिलसिले में हमारे उस वक्त से ही 1978 में ज़रूरी खिदमत का शोबा कायम किया गया। उसके तहत हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं जहाँ पे जदीद कंप्यूटराइज्ड तज़िया-ए-अराज़ी की लेबॉर्ट्री भी है, जहाँ पे हम बिला मुआवजा काश्तकार भाइयों को अपनी उनकी ज़मीनों का तज़िया करा के दे देते हैं। अच्छा। तो इसीलिए उसके अलावा हमारे पास एग्री टेरिटरीज़ हैं, उसमें हम इस तरह से एग्री सर्विसेज अफसर्स भी हैं। अच्छा। जिस तरह से मोहम्मद वकास हैं यहाँ पे लाड़काना में बेस हैं। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में हमारे एग्री सर्विसेज अफसर भी हैं जो कि काश्तकार की दहलीज तक जाते हैं, वहाँ तक उनको एग्रीकल्चर नॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू डेमोस्ट्रेशन प्लाट्स हैं, थ्रू फार्मर गैदरिंग्स हैं, डिफरेंट मीन्स हैं उसके। हमारे पास क्रॉप डॉक्यूमेंट्रीज हैं। उसके अलावा काश्तकार हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट करके, काश्तकार डेस्क है हमारी, उस पर भी विज़िट कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा अच्छा, ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारा काश्तकार हमारे साथ कैसे रब्ता करे। सही। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0800 00 332, उस पर रब्ता करें, या हमारे जो नज़दीकी डीलर्स हैं हर जगह पे मौजूद हैं। तो इन सर्विसेज से फ़ायदा हासिल करने के लिए वो रब्ता करे, इस नंबर पर रब्ता करे, डीलरों से रब्ता करे, तो अपनी ज़मीनों का तज़िया करवा ले, या कोई अपना एडवाइस लेना चाहता है अपनी फील्ड के हवाले से, अपनी खेत के हवाले से, तो वो हासिल कर सकता है, वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है ये कौन कौन सी खादें बना रही है और कितनी बेनिफिशियल है, और अभी कौन सी नई खाद जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो जानते हैं वकास भाई से। वकास भाई ज़रा बताएं कि क्या क्या हो रहा है, कुछ नया, और आप लोगों ने इंट्रोड्यूस क्या करा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए मैडम, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है ना वो किसानों की एक कंपनी है जी। तो हमारी कोशिश भी यही होती है, और बाकायदा हमारा एक रिसर्च विंग है जी, जिसके ज़रिए फिर हम फर्टिलाइज़र मार्केट में लेके आते हैं। मतलब ऐसे नहीं प्रोडक्ट आ जाती, बाकायदा उसके पीछे एक रिसर्च होती है। हाँ। जो ज़रूरत है फार्मर्स की, उसके अलावा नहीं हम प्रोडक्ट लेके आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 35 ईयर्स से हमने वही मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए जिनकी ज़रूरत थी फार्मर्स को। सही। तो हमारे पास अभी जैसे जलील साहब ने बात की कि सोना यूरिया का प्लांट है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर यूरिया में आगे फिर हमारे कुछ वेरिएंट्स हैं, यानी कि है तो यूरिया लेकिन उसके आगे कुछ वेरिएंट्स हम बना रहे हैं। जैसे प्रिल्ड होता है वो छोटे दाने का होता है, एक ग्रैनुलर है सोना यूरिया ग्रैनुलर, थोड़ा सा मोटा दाना होता है,
और सोना यूरिया नीम कोटेड, जिसके ऊपर हमने तेल लगाया हुआ नीम का। एक और हम सोना यूरिया जो है वो मार्केट में लेके आए हैं, वो जिंक कोटेड यूरिया, यानी ये 4 प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूरिया में है। सही। इसके अल्लावा अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के पास ये है कि DAP भी हम मुल्क में तैयार कर रहे हैं। ये फास्फोरस फ्री खाद होती है। हाँ। और बाकी जितनी भी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह ये फैसिलिटी मौजूद है। कराची में हमारा प्लांट है जो हम DAP वाली खाद भी बना रहे हैं, सोना DAP के नाम पे। सही। तो उसमें भी हमारे 2 वेरिएंट है, एक आम सोना DAP है और इसके साथ हमारी सोना बुरान DAP है मार्केट में। इसके अलावा मैडम कुछ फर्टिलाइज़र ऐसी होती हैं जो पौधों को ज़रूरत होती है लेकिन वो हमारे मुल्क में तैयार नहीं हो रही होती, वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा। जैसे पोटाश वाली खादें हैं, उसमें 2 वेरिएंट होते हैं, सोना SOP और सोना MOP। ये हम बाहर के मुल्क से मंगवा के किसानों को देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम मकदार में पौधों को ज़रूरत होती है, जैसे जिंक है और बुरान है। ये मतलब थोड़ी मकदार में पौधों को देते हैं तो काफ़ी होता है, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसकी पैकिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मार्केट में दे रहे हैं। तो ये बाकायदा जिनकी ज़रूरत थी हमारी ज़मीनों में और हमारे काश्तकार भाइयों को, वही प्रोडक्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम मार्केट में अभी तरसील कर रहे हैं। वही प्रोडक्ट जो है वो फिर दी जा रही है ताकि वो बेनिफिशियल हो उनके लिए। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी का ये जो तजर्बा है क्यों ज़रूरी है? देखिए आजकल के दौर में जिस तरह से हम ज़मीनों से ले रहे हैं, पैदावार ले रहे हैं जितनी, और हम वैरायटीज़ भी वो काश्त कर रहे हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा आती है। सही। अब ये कि हमारी ज़मीनें जिस तरह से उसमें से जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं वो ज़मीनें फसल ले ले के, अब ज़मीनें मैं तो कहता हूँ ये थक चुकी हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये जो ज़मीन है ना, ये हमारी माँ है, हमें खिलाती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो हर काश्तकार को ये चाहिए कि अपनी फसल काश्त से पहले अपनी ज़मीनों का तज्ज़िया करवा ले, ताकि पता लग जाए कि उसमें जितने भी ये खुराकी अज़्ज़ा हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसका तज्ज़िया करना चाहिए। तज्ज़िया करना चाहिए। सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी अपनी बीमारी तशख़ीस से पहले ही वो डिफरेंट टेस्ट कराता है, उसके बाद ही जाकर पता लगता है कि ये कौन सी बीमारी है। तो बीमारी के लिहाज से भी कि ज़मीन में कलर है या साल्ट है, नमकियात हैं, उसको ख़त्म करें तो किस तरह से खत्म सारे करें? उसकी असेसमेंट तो करनी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात है कि ये जो खुराकी अज़्ज़ा हैं, अभी 16 खुराकी अज़्ज़ा हैं, उनमें से कौन सी कितनी मिकदार में ज़रूरत है। सही। तो खाद आप इस्तेमाल करें तो कितनी आप इस्तेमाल करें। तो ये मेरे ख्याल में वक्त के लिहाज से ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे काश्तकार, जबकि हम ये फ्री में बिला मुआवजा जब सहूलत दे रहे हैं, तो मैंने भी जिस तरह से नंबर बताया कि हमारे काश्तकार को रब्ता करना चाहिए। और ये आजकल क्योंकि एग्रीकल्चर जो बेसिकली एक इंडस्ट्री है, उसको हमें सनत करके ही लेना चाहिए। अगर उसको हमें इंडस्ट्री सनत का उसमें नहीं करेंगे तो हम फ़ायदे के बजाय उसमें नुकसान में जाएंगे। और प्लस ये कि जिस तरह से ये हमारी माहौलियाती तब्दीलियाँ या इस तरह से ये रोनमा जो हो रही हैं, उसमें स्पेशली उसमें सबसे ज़्यादा जो थ्रेट पे है वो एग्रीकल्चर ही है इसमें। अच्छा। एग्रीकल्चर ये हैं। और आप देखें कि ये पिछले चंद सालों में जो हमारे यहाँ जो जिस तरह से ये तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं उसमें, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये हमारी ये क्रॉप में अफेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा वकास भाई कि खादों की ज़मीन में अफादियत को कैसे बेहतर बनाया जाए? जी मैडम देखिए, जब हम इनपुट्स की बात करते हैं ना, अपने फसलों पे जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, उसमें खादों पे काफ़ी हद तक हम खर्चा कर रहे होते हैं ज़्यादा सबसे। कुछ हैं ऐसी क्रॉप जिन पे बीज पे खर्चा ज़्यादा होता है, जैसे आलू वाली फसल है, लेकिन ज़्यादातर आम जितनी भी फसलें हैं उन पे खादों के इस्तेमाल पे खर्चा आता है। सही। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि भाई उससे बेहतर से बेहतर फायदियत हासिल की जा सके, यानी कि जो पैसे हम किसान भाई लगा रहे हैं उससे बेहतर फ़ायदा उठाए। अच्छा, उसमें ये होता है मैडम कि हम जो ज़रूरी माहिरीन है वो एक टर्म यूज़ करते हैं 4 Rs, यानी कि 4 राइट्स, कि आपने 4 चीज़ें ठीक करनी है अपनी। उसमें फर्स्ट होता है कि आपका राइट फर्टिलाइज़र, कि जो भी जैसे जली साहब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र को राइट हमने तशख़ीस करनी है कि किस फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत है, राइट फर्टिलाइज़र हो गया। सेकंड होता है राइट डोज, कि कितनी मकदार हमने उसमें इस्तेमाल करनी है हमने। तो थर्ड मैम होता है कि राइट एप्लीकेशन, कि आपने उसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो लास्ट होता है राइट टाइम, कि किस टाइम वो फर्टिलाइजर हम डालें। यानी कि ये जो भी फार्मर किसी भी डीलर से खाद लेने जाए तो उसके ज़हन में ये 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए कि मेरे ये 4 जो है ना राइट्स करने हैं आपने, ताकि हम बेहतर अफादियत हासिल करें। तो ये 4 राइट्स जो हैं, इसमें 2 तो हम सीधा सीधा ज़मीन का एनालिसिस करके वो ले लेते हैं कि भाई आप कौन सी फर्टिलाइजर डालें और कितनी मकदार डालें। वो हम जो रिपोर्ट हम काश्तकार भाइयों को देते हैं, सॉइल एनालिसिस की रिपोर्ट, उसमें ये होता है, जिक्र होता है कि भाई आपने ये फर्टिलाइजर यूज़ करनी है
और इतनी मकदार में यूज़ करनी है, इतनी मकदार और बाकी जो उसकी जगह कहाँ पे डालनी है हाँ। और किस टाइम पे डालनी है वो भी हम उनको गाइड कर देते हैं कि अच्छा, वो भी आप उनको प्रॉपर गाइड कर देते हैं ताकि जी उनके लिए फिर फ़ायदा हो। जी मैडम। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा कि FFC और कौन सी जदीद खादें और चीज़ें मुतारिफ करवा रही है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो हासिल हो सके? जी मैडम, जैसे जलील साहब सर बात कर जी, रहे थे जी, अभी के जी। मौसमी तब्दीली आ रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अब समझिए कि क्लाइमेट चेंज की जगह अब क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है कि जहाँ पे पहले सर्दी थी वहाँ गर्मी आ रही है, जहाँ पे गर्मी वहाँ सर्दी आ रही है। तो शिफ्ट होने की वजह से हम फौजी फर्टिलाइजर, क्योंकि किसानों की कंपनी है, तो हमारी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी फर्टिलाइजर मार्केट में लेके आए कि फार्मर को उससे ज़्यादा फायदा हासिल हो, इसलिए हम उनको एनहांस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जैसे जी साहब ने कहा कि हमने 3 मार्केट में अभी लॉन्च की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमने सोना यूरिया जिंक कोटेड के नाम से लॉन्च किया है, हाँ, जिंक कोटेड, जी मैम, और एक हमने सोना यूरिया नीम कोटेड के नाम से मार्केट में। वकास भाई, इसकी क्या किस तरीके से ये प्रोसेस करती है जिंक कोटेड, इसका क्या होता है फ़ायदा, ज़रा थोड़ा सा बताइए। जी मैडम देखें, सोना यूरिया जिंक कोटेड यानी इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, यूरिया भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है। अच्छा। यूरिया एक आम फर्टिलाइजर है जो किसानों को बड़ी पसंद है। जी जी जी। अच्छा, उसमें ये होता था कि समटाइम होता है कि यूरिया इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं तो एक एलिमेंट जो पौधे को मिल रहा है, एक न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है, लेकिन जब हमने सोना यूरिया जिंक कोटेड लॉन्च की है, उसका मकसद ये था कि अब एक खास से हम ज्यादा फायदा ले सके कि यूरिया भी उसमें दाखिल है और जिंक भी दाखिल। यूरिया का फायदा ये होता है कि फसल में आपको नजर आता है हरा मादा सब्ज कलर की फसल नजर आती है, ये यूरिया क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो उसकी शाखें निकलती हैं, जो पत्ते निकलते हैं, ये यूरिया का काम होता है। अच्छा, जिंक उसके साथ हमने ऐड कर दिया, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, जिंक जो है वो थोड़ी मकदार में पौधे को जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। मतलब आप समझे कि आटे में मैं भी एक ऐड कर लूँ बात वकास की, मैं कर लूँ। असल में जो यूरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा काश्तकार भी इस्तेमाल करता है ना, उसमें जितनी इस्तेमाल करता है उसमें से 30 से 35% फसल को मिलती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। ज़ाया की गर्मी में ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, और ये इस तरह से हमारे यहाँ आजकल जो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो उसी ज़ाया होने को रोकने के लिए उस पर ये कि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की है, जिस तरह हमने सोना यूरिया है उस पर जिंक की कोटिंग कर दी, उसके 2 फ़ायदे हो गए। एक तो यूरिया का ज़ाया कम होगा, हवा में कम उड़ेगी, देर पा अवेलेबल होगी, एक तो ये उसका फ़ायदा हो गया कि नाइट्रोजन यूरिया ज़्यादा देर मिलेगी और तकरीबन ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक हैं, जिंक की हमने उस पर कोटिंग कर दी है। इसमें जिंक की कोटिंग ये होगी कि जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है, उसमें तकरीबन 6 किलो फी एकड़ पे। अच्छा। यूरिया आप देखें तो आपको कई बैग्स इस्तेमाल करनी होती है 50 किलो की। अब ये 6 किलो की आप पूरे एकड़ पे उसको स्प्रेड करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहीं ज़्यादा आ जाएगी, कहीं कम आ जाएगी, तो इसलिए उस पर जिंक हमारी 85% ज़मीनों में कम हो चुकी है। और आप देखेंगे डॉक्टर के पास जाएं, आपको जिंकेटेड सिरप, जिंक की आपको टेबलेट्स लिख के देंगे। हमारी ज़मीनों में कम है, इसीलिए ये कम होती जा रही है, जो कि यील्ड पे भी अफेक्ट कर रही है। इसीलिए हमने उस पर जिंक की कोटिंग जिंक सल्फेट से हमने कर दी, ताकि वो जिंक भी फसलों को भी मिले और वो हमारी पैदावार भी उसमें से इंक्रीज हो सके। तो ये भी बेहतर अफादियत वाली खाद है, जो कि माहौल दोस्त भी है। माहौल दोस्त इस लिहाज से कि नाइट्रोजन जो अमोनिया की शक्ल में है वो कम उड़ेगी, जो कि एक माहौल दोस्त भी होगी, माहौल को बेहतर भी करेगी इसमें। तो ये जिंक कोटेड के ये फ़वायद है मेन, स्पेशली इसीलिए ये बेहतर अफादियत वाली और माहौल दोस्त खाद इसे हम कहते हैं। माहौल दोस्त खाद है। उसमें दूसरी जो खाद जो वो आ जाती है वो इसी तरह से नीम कोटेड, सोना यूरिया नीम कोटेड है। अच्छा। नीम को ये आम यूरिया जो है हमारी, इसके ऊपर नीम की कोटिंग हमने कर दी है इसमें। अच्छा। 2 फायदे इसके भी हो गए कि ये हवा में कम उड़ेगी, नाइट्रोजन उसकी अफादियत बेहतर होगी, और ये स्लो रिलीज होगी, जो कि देर पा जो है फसल को मिलेगी उसमें। तो इस तरह से नाइट्रोजन की अफादियत, यूरिया की अफादियत भी इस तरह से बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि नीम हमारी आप देखें तिब में पुरानी सदियों से इस्तेमाल होती जा रही है। ज़मीन में जाएगी तो उसमें जरासीम वगैरह होंगे, उनको ख़त्म करेगी, दीमक को ख़त्म करेगी, इस तरह से उसके वो भी फ़वायद हासिल होंगे। दोनों इस तरह से ये फ़वायद हासिल होंगे इसमें। वो है हमारी सोना यूरिया नीम कोटेड। उसके बाद जो तीसरी जो खाद जो हम मार्केट में ले हैं वो सोना बोरान DAP है। अच्छा। इसी तरह से सोना DAP तो हमारी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है इसमें, लेकिन ये जो बोरान न्यूट्रिएंट है ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही आता है, थोड़ी सी कलील मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है। 3 kg का बैग है जिस तरह से हमारा सोना बोरान है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सोना बोरान की भी हमारे यहाँ ज़मीनों में कमी होती जा रही है, जिसमें फूल वगैरह गिरना कपास में, या इस तरह से दाने सही तरीके से ना भरना, तो बोरान हमारा काश्तकार ज़रा कम इस्तेमाल करता है। इन माहौलियाती तब्दीलों में जहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो स्पेशली ये कपास की फसल ज़्यादा अफेक्ट हुई है, उसमें फूल ज़्यादा गिर जाते हैं इसमें। तो उसको रोकने के लिए हमने उसके सोना बोरान जो है DAP के ऊपर बोरान की कोटिंग कर दी है, हल्की सी कोटिंग 0.1%,
ताकि वो भी इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अज़ाए सगीरा में है तो वो भी क्योंकि 3 किलो आप 1 एकड़ में कहाँ तक उसको स्प्रेड कर सकेगा हमारा काश्तकार, कहीं ज़्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी, तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी इसमें। तो इसीलिए हमारी जो खादें हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा खादों के ऊपर है, और हमारी जो गलतियां जो काश्तकार की ये हैं वो सबसे ज़्यादा खाद के इस्तेमाल के ऊपर हैं। तो इसीलिए उनकी अफादियत खादों की बेहतर के लिए, और सबसे ज़्यादा खर्चा भी है पैदावार में भी आप देखें तो 50% जो रोल है इसमें इंक्रीज़ करने का वह हमारी फसलों के ऊपर खादों का है इसमें। सही। तो इसीलिए काश्तकार को जो है ये चाहिए कि जी ये जो बेहतर अफादियत वाली खादें, और दूसरी बात ये कि माहौल को भी हमने देखना है। तो FFC अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल दोस्त खादें भी वक्त की जो है वो ज़रूरत भी है, तो वो खादें हम यहाँ पे ले आए हैं ताकि वो बेनिफिट हो सके, उनका बेनिफिट हो सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, वकास भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं देवरानी और जेठानी की। अच्छा, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ में जो होते हैं ना आपके कैरेक्टर्स होते हैं, या दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो इनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समझिए पूरे ख़ानदान में प्रॉब्लम हो जाती है। देवरानी और जेठानी ये पिलर होती हैं किसी भी ख़ानदान की, लेकिन अगर इनकी आपस में नहीं बन रही हो या फिर इनकी बहुत दोस्ती हो तब भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी दोस्ती क्यों है, फिर बाकी क्या करेंगे। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इसी तरह के कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं, लेकिन इनको कैसे लेके चलना चाहिए और एक्चुअल में रिश्ता जो है ये है क्या, ये क्या कहलाता है ये रिश्ता, इस पर बात करने के लिए सरवत नसीम हमारे साथ मौजूद हैं और हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलिए जी, हुमैरा से स्टार्ट करते हैं। हुमैरा, ये बताएं कि ये जो देवरानी और जेठानी का जो एक रिश्ता है, इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? ये रिश्ता झगड़े का भी है, प्यार का भी है, ये रिश्ता एतमाद का भी है, और ये रिश्ता जो है ना, ये ऐसा रिश्ता है जो लाइफ टाइम चलता है। यानी कि कोई भी भाभी हो तो उसको मतलब बड़ा ज़रूरत ये होती है कि जी आखिर तक वो अपनी देवरानी को बोलती रहती है कि जी देखो मैंने तुम्हें उस टाइम पर ये बात की थी। देवरानी जो कहती है मैंने तो आपकी ये बात मान ली थी। तो ये किस तरह का रिश्ता है और इसको कैसे होना चाहिए एक्चुअली? बिल्कुल, देखो एक तो पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे इंडो पाक की मैं अगर बात करूं या बांग्लादेश की बात करूं, तो हमारे यहाँ ही ये सिस्टम है कि सास बहू देवरानी, ये एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से रिश्ते में हम आ गए हैं। तो ये खौफनाक वाला रिश्ता जो है ना, अगर हम साइड पे रख दें, हम दोस्ती वाले रिश्ते को साथ लेके चलें, चाहे वो सास बहू का हो चाहे वो देवरानी जेठानी का वाला रिश्ता। बिल्कुल मेरा है, मेरा रह चुका। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो मेरी देवरानी और जेठानी, मतलब जो मेरी देवरानी थी मैं जेठानी थी, तो अब खैर उस वक्त से मैं अब तक की बात अगर बताऊं, आई एम अ सिंगल पेरेंट मदर नाउ। अच्छा। लेकिन मेरी देवरानी से आज भी 25 साल हो गए मेरी दोस्ती बरकरार है, और मैं उस घर में मेरे ख्याल से 10 साल हमने साथ गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज 25 साल हो चुके हैं हम साथ हैं। हाँ। जो कोई होता है, देखो बड़प्पन का मुजाहरा यही होता है, जेठानी पहले आती है ना घर में ब्याह के। तो जेठानी क्या होता है, वो सास को फॉलो कर रही होती है। सही। ये जो हमारे यहाँ हुक्म चलाने वाला जो सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप बॉस ही बनना चाह रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। तो वो बॉसी वाला स्टाइल खत्म कीजिए। आप नए घर में आते हैं, जो कोई लड़की आती है पहली बात, चाहे वो अब जेठानी है या देवरानी है, पहले तो वो उस घर के माहौल में ढलती है ना। जब वो ढल जाती है तो उसको जब देवरानी लेकर आती है, वो तो उसको वो बड़प्पन का मुजाहरा करना पड़ता है। ज़ाहिर है वो एक दर्जा बड़ी है उससे, तो वो घर में रहते हुए उसको दोस्ताना माहौल में सारी चीज़ें सिखाए, और उसे पता है कि हम दोनों ने ही साथ गुजारा करना है, अब तो हम दोनों ने घर को लेके चलना है। तो अच्छी बुरी बात एक दूसरे से खुद वो डिस्कस करें, और मेरे ख्याल से ये उनकी आपस की बात किसी तीसरे तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए अगर कोई बात हो जाती है। तो मैं वो बता रही हूँ जो हम लोगों पे गुजरी हमारे साथ, और झगड़े किसके नहीं होते, ये मैं नहीं कहूँगी कि कभी झगड़े नहीं होते, देवरानी जेठानी में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, बच्चों के ऊपर होते हैं, लेकिन ये है कि उसको सॉर्ट आउट भी आप प्यार मोहब्बत से भी, किसी तीसरे के बाद ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए, और बहुत प्यार मोहब्बत से लेके चले। आज तुम ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ, कामों पे अक्सर जो झगड़े होते हैं ना देवरानी जेठानी के, आज इसने ये काम नहीं किया, मैंने इतना काम कर लिया, ये किया, ये काम जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना घर में, ये इसके ऊपर ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा भी करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़, जिंदगी का नाम कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ होने चाहिए आपस में, तो एक दूसरे की दोस्ती इसी तरह कायम होती है। एक दूसरे की दोस्ती इसी तरह कायम होती है। अच्छा हुमैरा, जिस तरह से अभी आप बात कर रही हैं कि आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी देवरानी के साथ, वहीं बहू की इतनी बॉन्डिंग
नहीं होती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे हुमैरा ने कहा ना, वो बॉसी बनना चाह रहे होते हैं। अब बॉसी बनने के लिए ना बहुत सारी कुछ पॉइंटर्स होते हैं, लाइक अगर आप भाभी हैं और अगर आप बॉसी बनना चाह रही हैं तो वो क्या रीज़न है जिस वजह से आप बॉसी बनना चाह रही हैं। या तो आप सपोर्ट करती हैं अपनी पूरी फैमिली को, तो समझ भी आता है कि जी ठीक है भाभी सारा कुछ करती हैं, भाभी सपोर्ट भी करती हैं, भाभी जो है उनके हस्बैंड जो हैं वो सारे घर के खर्चे भी पूरे करते हैं, फिर उस वक्त आप अपनी भाभी को भाभी माँ बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आपकी अपनी अपनी लाइफ शुरू होती है तो वही भाभी माँ जो है वो आपके लिए एक ऐसा कैरेक्टर हो जाती है कि फिर आपने अपनी भाभी को साइड पे लगाना होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अपनी भाभी को साइड पे लगाना होता है, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी भाभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो हमने भाभी से सब कुछ गेन कर लिया, अब तो हमने भाभी से सब कुछ हासिल कर लिया, अब हमारी ज़िंदगी में इनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप कट ऑफ करते हैं तो वही खातून या वही जो एक करेक्टर है आपकी जिसको आप भाभी कहते हैं, उसको ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने तो इसलिए सोचा ही नहीं था कि ये मुझे साइडलाइन करेंगे, सब कुछ तो मेरा था, अब तो ये साइड पे हो गए। एक सूरत होती है ये, एक सूरत ये होती है कि भाभी ने कुछ नहीं करना, मतलब भाभी जो है वो घर में कुछ नहीं करती और उनसे अच्छी पढ़ी लिखी बाकी लड़कियां जो है वो आ जाती हैं और वो सिर्फ जेलस होती हैं और जो कुछ होता है सुसर का होता है। तो उसके ऊपर तो फिर मेरे ख्याल में किसी को कोई अकड़ना नहीं बनता, किसी को बॉसी बनना नहीं बनता। अगर तो बड़े भाई का सब कुछ है तो फिर ये लॉजिकल बात है ना कि आपको थोड़ा बहुत फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये डिफरेंस रखना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज़ किया है। हाँ। असल में देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से है कि अगर सब साथ रह रहे हैं, सब साथ रह रहे तो हैं, किस तरह का इशू आएगा। हालांकि ये मैं कहती हूँ ये रिश्ता ना मतलब इसमें पोटेंशियल बड़ा है कि आइदर इट कैन गो टूवर्ड्स बिल्कुल भाई बहनों वाला रिश्ता बन जाए, और बहुत ज़्यादा अगर आप कंपैरिजन करें तो दुश्मनी वाला तो इसलिए नहीं बन सकता कि बहनें बहनें भी लड़ जाती हैं। ये है ना, मतलब लड़ाई तो हर जगह है, लेकिन कम से कम एक पोटेंशियल रिश्ता बन सकता है। जी, साथ रहने के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जाहिर है अब आप अपने घर से आ गए और आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, बाकी सब लोग तो आपके ससुराल वाले हैं, बट ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप ज़्यादा मतलब चीज़ वो एम्पैथी जिसे हम कहते हैं ना कि बाकी लोग तो जाहिर है वो एक फैमिली है, बट वो आपकी सिचुएशन को जितना अच्छा समझ सकती है, वो एक बहन वाला एलिमेंट मैं कह रही हूँ कि शी कैन बी अ क्लोज पर्सन, आपके सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता उससे हो सकता है। पोटेंशियल इसमें इतना है, अगर आप इसमें वही बातें इन्वेस्ट करना होता है हर रिश्ते में। तो जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो हेल्दी बाउंड्रीज अगर हम रखेंगे ना, कि जैसे हम साइकोलॉजी के हिसाब से जैसे बात करते हैं, तो जो ह्यूमन एथिक्स है ना वो हर रिश्ते में होनी चाहिए। जैसे अगर लड़ाई हो गई तो अगर उसने कोई सीक्रेट आपको बताया हुआ है, अपनी दिल की बात शेयर की हुई है, तो आप उसको लड़ाई में लोगों के सामने नहीं एक्सपोज करेंगे। तो दिस गोज फॉर एवरी रिलेशनशिप, चाहे किसी ने भी आपको बताया हो। तो अगर हम इस तरह की जो एथिक्स हैं वो अपने रिश्तों में मेंटेन करेंगे, तो आई थिंक देवरानी जेठानी का जो रिश्ते का पोटेंशियल है इन अ फैमिली, इट कैन मेक अ फैमिली, मतलब लिटरली फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। असल में आपने ये भी देखना होता है ना कि आप जिस जगह शादियों के जा रहे हैं, आप किसी की भाभी बन रही हैं या देवरानी बन रही हैं, व्हाटएवर, तो आप ये देखिए कि वहाँ पर कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं। अगर वहाँ सारे लोग अपनी अपनी कमाई करते हैं, अपनी अपनी जगहों पर सेट हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे में इतनी ताकत है कि वो लोगों को आपके करीब भी ले आता है तो लोगों को आपसे दूर भी ले जाता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सी फैमिली फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। अगर एक फैमिली में एक ही खातून या उनके हस्बैंड सारा कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके बदले में बहुत कुछ नहीं चाह रहे, तो वो ये तो चाह रहे होंगे ना कि कम से कम रिस्पेक्ट तो दी जाए, कम से कम वो बॉन्डिंग बनी रहे। लेकिन फिर ये होता है कि जब लोग खुद मुख्तार हो जाते हैं या लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वही भाई या वही भाभी फिर आपको बुरे लगने लगते हैं। एक तो सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है सरबत कि अगर सब इंडिपेंडेंट हैं तो उसमें सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, वो भी नहीं की जाती लोगों से, उसमें फिर वो मुकाबलेबाजी में लग जाते हैं। मतलब अगर वो सपोर्ट सिस्टम उनके भाई का है तो पहले वो अपने भाई को कट करने में लगते हैं, फिर वो इस इशू में लगते हैं कि जी हमने तो सेपरेट लाइफ गुजारी, लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर वो सब अपना खाते और कमाते हैं तो फिर वो आपस में जेलसी में और मुकाबलेबाजी में लग जाते हैं। वहाँ रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना वो कहीं गायब हो जाता है। यानी अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप किसी की बात भी मानेंगे, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप किसी का ख्याल भी करेंगे, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जब रिस्पेक्ट ही नहीं रहती रिश्तों में तो फिर मेरे ख्याल में वो काइंडनेस, वो भाईचारा, देवरानी हो या जेठानी हो, वो रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करता है। इस बारे में करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है देवरानी और जेठानी के हवाले से, और इसमें दो जो हैं वो कंडीशंस हैं, या तो भाई भाभी सपोर्ट कर रहे हैं या भाई भाभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब इंडिविजुअल हैं और कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन की बात कर लेते हैं। चले जी, कंपटीशन जब होता है मतलब
आप अपने अलग से, आपके पास अर्निंग्स हैं, उनके पास अपने अर्निंग्स हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, लेकिन कोई एक तो ऐसा है ना जो ज़्यादा अमीर है, अब है उससे कंपटीशन। कौन अमीर है आपके यहाँ? इसमें मैं एक बात बताती हूँ, इसमें जो अब देवरानी और जेठानी को भी आप साइड में रखिए, इसमें जो घर का एक बड़ा सरबराह होता है, चाहे वो सास हो गई चाहे ससुर हो गया, ठीक है ना, बच्चे तो उन्हीं के हैं ना जिनके लिए आप बहुएं ब्याह के लेकर आए हो, उसका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है कि उसने सबको बैलेंस लेके चलना है, अपने बच्चों की जो बहू है वो लेकर आई है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक बहू लेकर आ चुकी हूँ, दूसरी मेरे यहाँ आने वाली है। बस फिर हुमैरा को नेक्स्ट टाइम हुमैरा की बहू के साथ बुलाना चाहिए और फिर जरा पता करने चाहिए राज सारे जो आ चुकी है वो तो बाहर शिफ्ट हो गए खैर बच्चे, लेकिन दूसरी बहू आने वाली है मार्च में इंशाल्लाह। लेकिन मैं बच्चों को ये लेके चलती हूँ कि आपस में जो है ना एक दूसरे की बुराइयां मत करो, बहुओं की भी एक दूसरे से बुराइयां मत करो, आपको फिर ये शय मिलती है। बच्चों को देखो, हम अगर किसी को परवान चढ़ाते हैं ना अपनी औलादों को, तो आगे उसने भी रिस्पेक्ट आपकी उसी तरह करनी है जिस तरह आप परवान चढ़ाओगे, ठीक है ना। अब हम तो गुजारा कर चुके हैं, मेरी देवरानी से माशाल्लाह इतनी है, मेरी देवरानी की 2 बेटियां थी और हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरे बेटे, उनके यहाँ बेटे नहीं थे, मेरे यहाँ बेटी नहीं थी। तो बेटों की कमी मैंने कहा आप मेरी तरफ से पूरी कीजिए, बेटी की कमी उनकी तरफ से मेरे लिए कमी पूरी होगी। उनके बच्चों को, मेरे बच्चे नहीं थे, देवरानी क्या पहले हुए थे, उसकी बच्ची जब पैदा हुई है तो वो 8 महीने तक तो मेरे पास ही रही है, मैंने उसे पाला है, सही। तो वो आज वो भी मुझे माँ की तरह ही दर्जा देती है ना। तो मसला ये है कि हम ना, मैं कहती हूँ जब साथ रहते हैं ना, जुड़ते हैं, तो समझ लो वो आपकी फैमिली का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो आजकल ड्रामाज आ रहे हैं ना फैमिली ओरिएंटेड, ये हमारी रूट्स हैं, इनको बच्चों को दिखाना चाहिए ये वाले ड्रामाज के हमारी जो ये जो फैमिली सिस्टम में रहना है ना, ये बहुत मायने रखता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे आगे जाके वो बच्चे उसी तरह अपने बच्चों को भी कन्वर्ट करेंगे, इसमें लेकर आएंगे। तो भाई हमें जैसा हम पालेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अब अगर हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बच्चों को बताना भी छोड़ देंगे कि चचा चची का क्या रिश्ता है, ताया ताई का क्या रिश्ता है, तो बच्चे फिर उस चीजों को लेकर आगे नहीं, हर बच्चा अपनी अपनी जिंदगी खुद ही जिएगा। वो पुराना दौर, अब मेरे ख्याल से 90s वाले बच्चे हैं वो जो इस तरह की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो जनरेशन आई है उन्हें कुछ नहीं पता कि रिश्ते क्या होते हैं। बिल्कुल, अच्छा रिश्तों का बताना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा हुमैरा, मुझे लगता है कि हम लोगों को पता नहीं खुद ही से शायद पता था कि रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग थी ना घर में, वो माहौल हम देख ही रहे थे कि अम्मी जो है वो कोई उनसे बड़ी कोई आई है तो वो खड़े हो गई हैं उनके एहतराम में, मतलब अगर दादा आए तो वो फौरन से खड़ी हो गई हैं, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही हैं। तो हमें शायद बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे नहीं करना पड़ा कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, वो हम देख देख के भी हमें बहुत कुछ पता चला। अब वो छोटी सी बात है कि भाई मैं अपने घर में अगर हलवा नहीं खाती, एक बात है, लेकिन अगर मेरी चच्ची ने मेरे सामने रख दिया है तो आप यकीन करें वो उनकी रिस्पेक्ट में मैं खाऊंगी, मैं खा लूंगी, ये होगा कि नहीं यार उनका दिल नहीं टूट जाए, आपकी माँ ने आपको सिखाया ना। बिल्कुल। तो ये वो वाली चीज़ है ना कि हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं किसकी रिस्पेक्ट किस तरह से है ना। और इसी तरह से अगर आप दोस्तों में बैठे हो तो आप मना कर देते कि नहीं मैं तो नहीं खाती या मैं तो ये नहीं ले रही, तो ये चीज़ें शायद हमारे अंदर इनबॉर्न ही जो है ना वो आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को, हर रिश्ते को आप समझा भी नहीं सकते कि इसकी आपने ऐसे रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे करनी है। मेरे ख्याल में ये पेरेंट्स ही कर रहे होते तो आप उसी से सीख रहे होते बचपन से ही ना। बिल्कुल। अब ये देवरानी जेठानी अगर मैं कहूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, जैसे अपने घर में जो माँ बाप होते हैं ना, मैं यही कहती हूँ कि ससुराल की बात मैके में मत बताओ, ससुराल में मत ये बताओ। तो बड़ा मुश्किल काम है ना, लोग बहनों से कैसे छुपाएंगे। ये सारी बुराइयां मत करो। तो आपकी देवरानी जेठानियां, मैं कहती हूँ जो अपना घर के बातें होती है ना, वो आपस में फिर एक दूसरे से शुरू हो जाएंगी। जिस घर में रह रहे होते हैं ना, देखो दुख सुख हमने अपने साथ रह के गुजारना है। अब जो आपका घर गुजर चुका ना वो मैका, वो अब उधर से छोड़ के आप ससुराल में आ गए, अब नए रिश्ते बनाओ, उनकी बुनियादें अच्छी रखो, उनकी बुनियादें जो है वो अच्छी रखनी चाहिए। आप बताएं जरा, आप क्या समझती हैं? इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि जो मैके को अगर आप छोड़ेंगे ना, तो वहाँ जो देवरानी जेठानी यानी आपके भाई की जो वाइफ आएंगी वो अपना घर समझेंगी। होता क्या है कि हर लड़की अपना मैका जो है वो उसको अपना घर समझ रही होती है और यहाँ मेहमान की तरह रह रही होती है। तो कभी भी वो बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती। उनको लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो जब अपने घर जाऊंगी तो फिर वो क्लेम करती हैं उस स्पेस को, वो वहाँ फिर उन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है जो वहाँ रह रही हैं। तो ये साइकिल जो है ना, ये कंपैरिजन जो है ना, ये एक जहर है, एक पॉइजन है, ये हम खुद ही अपने रिश्तों में डाल देते हैं। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देखिए ये ह्यूमन नेचर है। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने या कोई ज़्यादा वेल ऑफ है या किसी की कोई
अच्छी गाड़ी आ गई या कोई भी चीज़ हुई, बच्चों में होता है, कभी किसी के बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, यही चीज़ें होती है ना घर के अंदर, किन चीज़ों पे कंपैरिजन होता है, यही सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से किसी को जेलसी हो गई, किसी का। तो यही बात होती है कि एक बंदा जो जेलस हो रहा है वो भी अपनी चीज़ को वहीं एक्सप्रेस कर पाए कि यही मेरी फैमिली है, यही मैं अपनी जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग है, मेरी कमियाँ हैं, वीकनेस है, वो भी वहीं शो हो जाएंगी, और फिर बाकी लोग उसकी हेल्प करें टू गेट ओवर इट, कि हर इंसान क्योंकि यूनिक है। तो ये सारी जो आप बात कह रही है ना कि ये जो कंपैरिजन आ जाता है और फिर ये जो लोग करने लगते हैं चीज़, तो ये घर के अंदर ही रिजॉल्व होगा, जैसे उन्होंने कहा ना, ये आपस में कम्युनिकेशन से, फिर बड़ों का जो रोल है, दे विल इन्वॉल्व देम, फिर जो जहाँ जिसको कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, जो कंपैरिजन या जेलस हो रहा है, उसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो चाहे वो छोटा, आप देखिए बड़े भी तो जेलस हो जाते हैं अक्सर छोटों से, तो वहाँ पे भी हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, हुमैरा की तरफ ना मैं एक ज़रा मुश्किल सा सवाल जो है वो थ्रो करने लगी हूँ, देवरानी जेठानी वाला। ये बताएं भाई, कहते हैं जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं, वहाँ झगड़े नहीं होते। अब एक फैमिली है जिसमें ससुर जो हैं वो लॉयर हैं, जो सास जो हैं वो डॉक्टर हैं, देवरानी जो है एक डॉक्टर है, और एक जो है आप रैंडम कोई भी किसी भी शोबे से ले लें, चलिए डॉक्टर ही कर लें, तो क्यों लड़ाई हो रही है फिर? जब पूरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है तो क्यों नहीं समझते फिर एक दूसरे को? भाई ये जेलेसी फैक्टर और ये तो इंसान की फितरत है, ये अच्छा। फितरत में ही होता है। पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी फड्डे हो रहे, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जरूर, क्योंकि इंसानी फितरत है ना ये, इसका पढ़े लिखे होने से और जाहिल होने से कोई फर्क वो नहीं है, अच्छा, डिफरेंस सही, नहीं है। हाँ। ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान जो है वो सामने वाले को, और मैं यहाँ की मिसाल लूंगी, फिर एशियन कंट्रीज की तरफ आ जाती हूँ कि ये सिर्फ इसी में होता है, हमारे यहाँ ही है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है उसकी टांग खींच लो, वो हमसे ज्यादा आगे क्यों जा रहा है उसकी टांग खींच लो। मगरिब में भी तो देवरानी और जेठानियाँ होती हैं, उधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देवरानी जेठानी, उधर भी तो होती है, वहाँ तो वो बड़े मजे से एक दूसरे की बर्थडे में भी सब अपनी एक दूसरे लाइफ की जी सारी रहे चीजों होते में हैं। मगरिब शरीक हो रहे वाले होते हैं। जो मैं ये कहती हूँ, हमारी जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए कह दिया ना, वो मगरिब वाले अपनाए हुए उन चीज़ों की, ह्यूमैनिटी उनके पास है, वो रिश्तों को समझते हैं। और बाकी ये है कि जो हम कहते हैं ना कि नहीं जी 18 साल के बाद वहाँ तो लड़का अलग जिंदगी गुजार रहा था, लड़की अलग, तो वो एक उनका कल्चर है, ठीक है ना। हमारा कल्चर जो है, हमारे कल्चर के हिसाब से हमें तो जो कुरान में जितनी बातें कही गई हैं, कौन है जो उस पर अमल करता है, मुझे ये बताओ। एज अ बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को कहा गया है ना, सब्र से काम लें, आप एक दूसरे से वो ना हो, जेलस ना हो, एक दूसरे का ख्याल रखें, वो तो कहीं है ही नहीं हम में। हम जब अपनी ज़ात पे आ जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या नसीहतें की हुई हैं, कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, हम सब भूल जाते हैं। तो देखो पर्सनल, मैं अपना पर्सनली लूँ, मुझे हर बंदा ये कहता है कि मैं इतनी पॉजिटिव क्यों। भाई पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहो। आप अपने बारे में, किसी के भी बारे में नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। जो हो रहा है अच्छा चलिए ठीक है, ये एक बात है ना, ये बड़ा जुमला बड़ा जो है ना भारी है कि नेगेटिव मत रहो। ओके, हमने कह दिया, लेकिन लोग नहीं कर पाते, कोई भी इसको नहीं कर पाता इम्प्लीमेंट। अगला आपके साथ में सियासत कर रहा है, मतलब अगला आपकी सास के साथ मिलके सियासत कर रहा है, अगला मतलब की आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। तो अगर आप कोई बात करते हैं आगे से तो झगड़ा होगा। इशू ये है ना, मसला सारा ये है कि वो घर की जो पॉलिटिक्स है, बात ये होती है कैसे नेगेटिव नहीं होगा बंदा। उसमें ये है कि आप ये जो होता है ना शिकायतें लगाना, अब सास ने कह दिया या देवरानी जेठानी ने कह दिया कुछ, तो आपको, तो आपका सबसे पहला टारगेट कौन होता है? आपका मियाँ। घर में वो दाखिल होता नहीं है, वो आप शिकायतें शुरू कर देते उसका, आज मुझे ये कहा, इसने ये कहा। शिकायतें देखो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शिकायत करोगे तो वो आप पॉइंट आउट हो जाओगे कि भाई ये तो शिकायत ही, हर वक्त शिकायत ही करती रहती है। आप ऐसा माहौल बना के दिखाओ ना कि आप कसूरवार नहीं हो, उसने ये सब चीज़ें की। आप इस तरह का देखो, सियासत अगर कोई करता है तो फिर उसको साथ सियासती, जैसा सियासत जो कर रहा है उसके साथ उस तरीके से चलो। आप दिखाओ, उनको खुद देखने दो कि ये आपके साथ गलत हो रहा है और क्यों नहीं होगा। ये सब्र रखो कि अल्लाह ताला जब आपके साथ गलत हो रहा होगा तो उसका हिसाब भी अल्लाह ताला ही देगा आपके पास। लेकिन ये कि अपनी आंखें खुली रखें। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सर झुका के जो आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ उसको क्या होता है कि आप क्या देवरानी और जेठानी को एक दूसरे पर आंखें बंद करके एतबार कर लेना चाहिए सरवत? अच्छा, ये भी आपने मुश्किल सवाल तो मेरी तरफ फेंक दिया। आज सारे मुश्किल सवाल मैंने पूछे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में एतबार करना चाहिए। जैसे मैंने पहली बात की थी, हेल्दी बाउंड्रीज हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी होती हैं, तो बिल्कुल एतबार करें। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात आई कि एक दफ़ा डसे जाने के बाद दोबारा ना करें, आजमाएं ज़रूर। किसी को पहले से ये ना अज्यूम कर लें कि दूसरा बुरा है, तो आप ज़रूर कोशिश ज़रूर करें रिश्ते में ये
अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी चाहिए दूसरे को, और ट्रस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्तों की बुनियाद ट्रस्ट पे होती है। तो अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो चांसेस आर दैट के फ्रेंडशिप भी हो जाएगी या बहनों वाला रिश्ता भी हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको मायूस होना पड़े और फिर आप अपना लेसन सीख के और फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलिए जी, एतमाद करें लोगों पे, लेकिन आंखें खुली रखें, दिमाग अपना खुला रखें, और फैमिली पॉलिटिक्स जो है ना उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन दी एंड फिर होता कुछ नहीं है। लड़ झगड़ने के बाद सबने एक जगह बाद में फिर जो है वो रूठ के मन के एक ही टेबल पे फिर आ जाना होता है, और स्पेशली ईद से पहले जो है वो सारे रूठे जो है वो करना चाहिए, बिल्कुल सब एक दूसरे से सबको एक दूसरे से माफी तलाफी कर दो, माफी मांग के ख़ानदान को मिलना चाहिए आपस में। बहुत शुक्रिया उमेरा, आप हमारे शो पर आई, बहुत शुक्रिया सरवत, आप हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया। आज के शो का जो फीडबैक है सोशल साइट पर ज़रूर दीजिएगा, और हमारा शो देखना मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस।